start anyhow. Uh, good morning to all, and thanks for tuning in. So the agenda for today's discussion will be about ISRO ICRB exam and PSU exam, both written as well as interview discussion. How to crack those hurdles, and basically the agenda will be about what I did, what my strategy was, what I applied, what mistakes I did in my first attempt, how I rectified that, and in between we'll definitely discuss about some important points which, apart from the discussion, your regular preparation you have to focus on, so that things become very easy. So we'll start with a brief introduction about myself, and before that the medium of communication will be English and Hindi both mix, so that you will be also comfortable, I will be also comfortable. So मेरा इंट्रोडक्शन देता हूँ थोड़ा सा हल्का सा. मैं रोहन हूँ, मेरा नाम रोहन है, एंड आई एम फ्रॉम मुंबई, और करंटली आई एम वर्किंग इन ISRO. आई एम पोस्टेड एट LPSC त्रिवेंद्रपुरम. आई जॉइंड इट ऑन 8 December 2021 लास्ट ईयर, एंड उससे पहले मैंने मेरी इंजीनियरिंग करी थी मैकेनिकल में मुंबई यूनिवर्सिटी से, एंड आफ्टर दैट आई वॉज इनटू प्रिपरेशन ऑफ गेट एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. और 2019 में आई जॉइंड IIT मद्रास फॉर MTech इन ओशन इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन. और उसके बाद मेरा वहाँ से एक प्लेसमेंट भी हो गया था सीमेंस रिन्यूएबल्स में, जहाँ पे आई वर्क फॉर अराउंड 6 months. और उसके बीच में आई वॉज ऑल्सो प्रिपेयरिंग अगेन, एंड आई गेव मैनी PSU एग्जाम्स, मैनी गेट अगेन आई हैड प्रिपेयर्ड फॉर, एंड इन बिटवीन आई हैड गिवन ISRO एंड कोल इंडिया एग्ज़ाम, जिसमें मेरा दोनों जगह पे सिलेक्शन हो गया था. आई डिडंट जॉइन कोल इंडिया बिकॉज एट दैट टाइम मेरा ISRO का रिजल्ट आ गया था, एंड आई वॉज कंटिन्यूइंग विथ सीमेंस रिन्यूएबल्स, which I left in December, and currently I am working in ISRO. तो I will start with the ISRO's ICRB exam. ICRB होता है ISRO सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट बोर्ड, जो ये नेशनल लेवल पे एग्ज़ाम कंडक्ट करता है फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट SC. इसका एलिजिबिलिटी होता है आपका बैचलर्स होना चाहिए, बैचलर्स इन मैकेनिकल. और हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन विल सेंटर अबाउट मैकेनिकल इंजीनियरिंग ओनली. तो इसका जो सिलेबस होता है, इसका एक जो पैटर्न होता है एग्ज़ाम का, पहला रिटर्न एग्ज़ाम होता है, 80 मार्क्स का रिटर्न एग्ज़ाम होता है, 80 क्वेश्चंस होता है, 240 मार्क्स का रिटर्न एग्ज़ाम होता है, ईच क्वेश्चन कैरिंग 3 marks एंड 1 mark नेगेटिव. उसमें जो होता है रिटर्न एग्ज़ाम, इट इज़ जस्ट अ क्वालिफाइंग एग्ज़ाम. आई मीन जो आपका बेसिक कट ऑफ रहता है उससे ज़्यादा अगर आप लाओगे यू विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, और उसके बाद आपका रिटर्न एग्ज़ाम्स का मार्क्स कैरी फॉरवर्ड नहीं होता. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. तो आप ऐसा एक स्ट्रेटेजाइज करो कि आपको सिर्फ क्वालिफाई मार्क्स से ज़्यादा आना है. उसके बाद पूरा जो सिलेक्शन आपका प्रोसीजर होता है पूरा इंटरव्यू का खेल है. तो हमारे टाइम पे अच्छी खासी वैकेंसीज थी, 100+ वैकेंसीज थी. मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत बार 100+ वैकेंसीज आती नहीं है, कई बार 35-45 वैकेंसीज आती है. तो एक रफ आइडिया आपको एस्टिमेट होना चाहिए कि कितने लोग को वो लोग बुलाते हैं इंटरव्यू के लिए. सबसे पहले बुलाते हैं वो लोग 1:8, 1:7 रेशो पे बुलाते. तो एक रफ आइडिया रहना चाहिए कि अगर 45 नंबर ऑफ़ सीट्स आ रही है तो कितना लोगों को बुलाओगे, तो कितना आपका कट ऑफ रहना चाहिए क्वालिफाइंग का. डेफिनेटली देखो, अब जब आप रिटर्न एग्ज़ाम लिखते हो आपको कोई प्री अजम्पशन नहीं होता है कि रिटर्न क्वालिफाइंग कितना मार्क्स का रहेगा. तो डेफिनेटली यू विल ट्राई टू गेट द मैक्सिमम. बट मैं कह रहा हूँ इन केस थिंग्स डोंट गो वेल फॉर यू दैट डे, डजंट मैटर, आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है. इट्स जस्ट लाइक सिविल सर्विस का प्रीलिम्स एग्जाम, आपको जस्ट क्वालिफाई करना, देन यू विल बी कॉल्ड फॉर मेंस. उसके बाद आपका रिटर्न मार्क्स का कोई वैल्यू नहीं है, आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है. एक रफ आइडिया रहने दो कि कितने लोग क्वालिफाई करेंगे. तो ये एक बस एक बेसिक आइडिया रख दो. उसके बाद पूरा इंटरव्यू का खेल है. इंटरव्यू डेफिनेटली विल डिस्कस अबाउट दैट. उससे पहले रिटर्न एग्ज़ाम है. देखो मेरा एक प्री अजम्पशन नोशन है कि इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर ICRB यू आर डेफिनेटली अ गेट एस्पिरेंट ऑल्सो. गेट एस्पिरेंट भी हो सकता है, आप एक इंजीनियरिंग सर्विस एस्पिरेंट भी हो सकते हैं. तो हो सकता है कि आप गेट भी प्रिपेयर कर रहे हो, EAC भी प्रिपेयर कर रहे हो. तो जब आप ISRO के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना, आप गेट का आपका डेफिनेटली यू आर थरो विद द सब्जेक्ट नॉलेज एंड व्हाट द काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड. तो ICRB वेरी मच सिमिलर लाइन्स पे गेट के लेवल के क्वेश्चंस पूछता है. व्हाट वी विल डिस्कस हियर इज व्हाट एक्स्ट्रा यू हैव टू डू.
अपार्ट फ्रॉम योर गेट सिलेबस, गेट के क्वेश्चन, ESE के क्वेश्चन, एक्स्ट्रा व्हाट यू हैव टू डू, सम टॉपिक्स आर देयर आई हैव रिटन डाउन, जो आपको इसरो में काम आएगा और इसरो का रिटर्न एग्जाम निकालने में काम आएगा. एंड जो हमारा डिस्कशन होगा पैरेलली आई विल टॉक अबाउट इंटरव्यू एज वेल एज द रिटर्न एग्जाम, सो दैट चीज़ों को ज़्यादा कंपाइल कर सके एट वन पॉइंट. तो सबसे पहले रिटर्न एग्ज़ाम का बात करता हूँ. एंड इन पैरेलली वी विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट PSU एग्ज़ाम ऑल्सो. PSU का भी जब वो कोई कंपनी है, कोई PSU है जो अपना खुद का एग्ज़ाम निकालता है, उसको कैसे स्ट्रेटेजाइज करे, इंटरव्यू कैसे क्रैक करे, विल डिस्कस दैट पैरेलली. तो एक ब्रीफ आइडिया होना चाहिए कितने लोग क्वालिफाई करेंगे, सो दैट आप उस हिसाब से आप मैनेज करो चीज़ों को. अब देखो, कुछ चीज़ें हैं जो इसरो सेपरेटली पूछता है आपका गेट सिलेबस के बाहर से, वो पॉइंट्स विल डिस्कस. एंड इंटरव्यू में किस लेवल तक आप जा सकते हैं. तो एक लैडर आप पहले समझो, इसरो करता क्या है, इसरो में मैकेनिकल इंजीनियर का इतना वैकेंसीज क्यों निकलता है, इसरो में मैकेनिकल इंजीनियर का यूज़ क्या है. तो सबसे पहले देखो, इसरो जब कुछ मिशन अंडरटेक करता है उसका एक प्रोजेक्ट टीम होता है. प्रोजेक्ट टीम का काम होता है चीज़ों को प्लान करना, कब चीज़ें कैसे होगी, कौन करेगा, कब तक करेगा, ये एक प्रोसीजर होता है प्रोजेक्ट टीम का, सिस्टम्स टीम का. तो वो लोग एक शेड्यूल प्लान बनाते हैं. तो शेड्यूल प्लान में आपका काम आएगा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, रिसोर्स प्लानिंग, MRP, MPS, मास्टर प्लानिंग शेड्यूल. तो पूरा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का खेल है यहाँ पे. ऑपरेशन रिसर्च, सीक्वेंसिंग, लाइन बैलेंसिंग. तो यहाँ पे आपका इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का काफ़ी नॉलेज आना चाहिए. इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग जैसे आपका हो गया BA, अपना ब्रेक इवन एनालिसिस, इन्वेंट्री कंट्रोल. इन्वेंट्री कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. उस पर काफ़ी सारे डिफरेंट जो कंट्रोल सिस्टम जैसे ABC है, VED, HML है, ये सब थोड़ा देख लो. उसके बाद आता है आपका लाइन बैलेंसिंग, ट्रांसपोर्टेशन मॉडल वेरी इंपॉर्टेंट है. और ये सब चीज़ें आप गेट में पढ़ते हो. आई विल नॉट टॉक टू मच अबाउट दैट, आई प्रिज्यूम दैट यू हैव ऑलरेडी ए गुड नोशन अबाउट दैट. लेकिन उसके ऊपर है कि आप एक चीज़ है रिलायबिलिटी करके. रिलायबिलिटी बहुत बार लोग इसको इग्नोर करते हैं, रिलायबिलिटी, बिकॉज इट्स नॉट देयर इन गेट सिलेबस. तो ये चीज़ वैसे भी क्वेश्चन पूछी जाती है. बाथटब कर्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं. इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग को हल्के में मत लेना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इसरोज कल्चर. और इसरो का डे टू डे जो काम चलता है वो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के बेसिस पे चलता है. तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में रिलायबिलिटी करके एक चैप्टर है, उसको आप थोड़ा अच्छे से पढ़ लो, इट वुड बी बेटर फॉर यू. उसके बाद आता है PERT CPM. PERT CPM वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. उस पर जो नेटवर्क डायग्राम्स बनते हैं, उस पर रिटर्न एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. इंटरव्यू में दे कैन आस्क यू. रिटर्न एग्जाम में नेटवर्क डायग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कॉम्प्लिकेट करके पूछते हैं. फिर आता है क्रैशिंग मॉडल. देखो, जो हम नॉर्मल बनाते हैं वो एक सिंपल डायग्राम होता है, तो उसमें आपका एक बेस बिट गया है. तो डिफरेंट क्वेश्चंस क्या हो सकता है, क्रैशिंग मॉडल हो सकता है. क्रैशिंग मॉडल पे अच्छा से आपका एक प्रैक्टिस करो, यू कैन एस इट. उसके बाद फोरकास्टिंग. उसके बाद आता है आपका रिग्रेशन. रिग्रेशन को बहुत बार मैंने भी काफ़ी फर्स्ट अटेम्प्ट में इग्नोर किया था रिग्रेशन को, बट उससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. लीनियर रिग्रेशन पे स्टिक करो, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने का ज़रूरत नहीं है. और फिर आता है क्यूइंग मॉडल और सिंप्लेक्स डुप्लेक्स, जो आपका कर्व ग्राफ्स बनता है, इंटरपोलेशन का सब, उस पर थोड़ा सा स्टिक करो, अच्छा होगा. तो इतना था. फिर EOQ मॉडल्स, जो बेसिक चीज़ है उस पर जाएगा. तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का अगर हम समराइज करें तो रिलायबिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन और हमारा लीनियर रिग्रेशन, ये जो अपार्ट फ्रॉम गेट सिलेबस है उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करो, उसके क्वेश्चंस बनाओ. और देखो, ऐसा प्रिपेयर करो जब कि आप प्रिपेयर कर रहे हो ना, आप इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो. ये 3 चीज़ मैंने बोली, लीनियर रिग्रेशन, क्रैशिंग मॉडल, इसको आप ऐसा प्रिपेयर करो कि आप रिटर्न एग्जाम का ही नहीं, बस इंटरव्यू का भी ध्यान पे रख के प्रैक्टिस करो. दैट इज़ व्हाट आई यूज्ड टू डू. थिंग्स कैन बी डिफरेंट फॉर यू, बट स्टिक टू व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर यू. ये था. तो यर आवर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग पार्ट इज ओवर. रिग्रेशन, रिलायबिलिटी एंड क्रैशिंग मॉडल, ये थोड़ा हटके चीज़ है जो गेट में ज़्यादा वो लोग पूछते नहीं, बट ICR भी पूछता है. और सीक्वेंसिंग, लाइन बैलेंसिंग, उसमें काफ़ी सारे इक्वेशंस है जो सीधा इसरो पूछ देता है, उसको याद रखो, अच्छा होगा. MRP, मटेरियल रिसोर्स प्लानिंग 1, 2. फिर मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल, उस पर आएगा आपका इन्वेंट्री रीऑर्डर, प्रोडक्ट डिज़ाइन, ये सब चीज़ उसका बिल ऑफ मटेरियल, ये सब चीज़ आपका इंटर रिलेटेड है. कैसे इंटर रिलेशन कर सकते हो उस पर एक आइडिया रखो. यहाँ पे वी कैन फिनिश विथ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग.
नाउ कम्स द सेकेंड लैडर ऑफ इसरो विच इज़ द डिज़ाइन टीम। जो एनालिसिस टीम है उनका काम किसके बेसिस पे रिवॉल्व होता है, उस पर हमारा सारा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स आता है, जैसे FM हो गया, SOM हो गया, MD हो गया, HT हो गया, हीट ट्रांसफर हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, गैस फ्लो एनालिसिस हो गया। तो यहाँ पे व्हाट यू हैव टू डू अपार्ट फ्रॉम योर गेट प्रिपरेशन, विल ब्रीफली डिस्कस दैट। वन बाय वन हम जाएंगे, आराम से जाएंगे। यर विल स्टार्ट विथ हीट ट्रांसफर। में भी हीट ट्रांसफर वॉज माई फेवरेट सब्जेक्ट, सो विल स्टार्ट विद दैट। तो हीट ट्रांसफर में व्हेन यू आर स्टार्टिंग टू प्रिपेयर फॉर ICRB एज वेल एज इंटरव्यू, एक हॉट क्वेश्चन जो इसरो बहुत बार पूछता है, डिफरेंट मेटल्स मटेरियल्स के थर्मल कंडक्टिविटी वैल्यूज़, अप्रॉक्स वैल्यूज़ पूछते हैं, बड़ा वो आपको याद रखना है। और डिफरेंट मटेरियल, जैसे विल स्टार्ट विद डायमंड, डायमंड का सबसे ज़्यादा है, 3000 के आसपास है उसका, सबसे ज़्यादा थर्मल कंडक्टिविटी उसका होता है। उसके बाद आता है आपका सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, एल्यूमिनियम। तो ये ऑर्डर ज़रा आप बाय हार्ट कर लो, मैंने किया था एंड इट हैज़ हेल्प मी। क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा जाएगा थर्मल कंडक्टिविटी एक मटेरियल का कितना है, जैसे अभी हम विल स्टार्ट विद डायमंड, उसके बाद आएगा आपका सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, आयरन, और उसके बाद मर्क्यूरी एंड में, जो लिक्विड मेटल्स है उसमें सबसे ज़्यादा मर्क्यूरी का है, 8 के आसपास है उसका। तो ये एक चार्ट बना लो और उसको बाय हार्ट कर लो, कैसे भी आपका जैसे मन करता है उसको बाय हार्ट कर लो। मैंने बाय हार्ट किया था उसको एक स्टेप में, DSCGAIM करके, इट इज स्टिल आई कैन स्टिल रिकलेक्ट दैट। तो D स्टैंड्स फॉर डायमंड, S स्टैंड्स फॉर सिल्वर, C स्टैंड्स फॉर कॉपर, ऐसा ऐसा एक टेबल बना लो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरव्यू के एस्पेक्ट से भी, रिटर्न एग्जाम के एस्पेक्ट से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है, अगर हम मटेरियल्स के बारे में ज़्यादा बात करूँ तो डायमंड का क्यों ज़्यादा, डायमंड इज़ नॉट अ मेटल, इट्स क्रिस्टलाइन चीज, तो ऑर्डरली अरे ऑफ चीज़ है, इसके कारण उसका ज़्यादा है। थोड़ा इस पर डीप स्टडी करो, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। उसके बाद अगर हम मटेरियल्स के एस्पेक्ट से और भी बात करें तो थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का रिलेशन कैसे बनता है, क्या पैरामीटर्स है, लॉरेंस इक्वेशन करके, उसको थोड़ा देख लो। देखो ये चीज़ जो मैं व्हाट आई एम डिस्कसिंग हियर इज सेपरेट थिंग्स फ्रॉम व्हाट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट। जो अलग चीज़ आपको करना है, गेट का डेफिनेटली आपको स्टिक करना सिलेबस है, गेट एंड इंजीनियरिंग सर्विस का, उसके अलावा आपको क्या पढ़ना है, दैट इज़ व्हाट वी विल डिस्कस हियर। तो ये सब चीज़ थोड़ा देख लो। देन वी विल स्टार्ट विथ फ्लूइड फ्लो, सॉरी आई मीन हीट फ्लो इन स्लैब्स, सिलेंडर, स्फीयर्स, इस पर थोड़ा सा आप फोकस करो। उसके डायरेक्ट इक्वेशंस बोलते हैं वो लोग बोर्ड में जाके बनाने के लिए, और उस पर थोड़ा आप वर्कआउट करो, खुद प्रैक्टिस करो, आपका रिटर्न एग्ज़ाम में भी यूज़ आएगा, इंटरव्यू में भी यूज़ आएगा। फिर आपका आएगा अनस्टडी हीट फ्लो। अनस्टडी इज द केस वेयर विच वी आर इनकाउंटरिंग मैक्सिमम, उस पर आपका कंडक्टिविटी वैल्यूज़ कैसे डिफर करते हैं, बहुत बार पूछा गया है। इवन दैट वाज वन क्वेश्चन ऑन विच आई वाज आस्क्ड इन द इंटरव्यू, और कई सारे इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। इट हैज़ बीन आस्क्ड टू मेनी क्वेश्चंस, मेनी कैंडिडेट्स बिफोर ऑल्सो। तो उस पर थोड़ा सा वर्कआउट करो, आप बुक पे खुद से कैसा पैरामीटर्स वेरी होते हैं उस पर थोड़ा वर्कआउट करो, अच्छा होगा इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से भी और रिटर्न एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी। तो उसमें डिफाइनिंग करने वाले जो पैरामीटर्स है, बायोट नंबर, फोरियर नंबर, उसके रिलेशन कैसे है, उस पर थोड़ा वर्कआउट करो। देन आई थिंक हाँ, बिकॉज सी वन थिंग इज़ दैट, हमारे कंडक्टिविटी वैल्यूज़ में एक और पॉइंट रह गया था मेरा, हीलियम का कंडक्टिविटी कितना है, वाटर का कितना है, स्टीम का कितना है, किसका ज़्यादा है, और उस पर थोड़ा ध्यान रखो। बिकॉज इसरो के जो मैक्सिमम लॉन्च व्हीकल्स है, 3 ही लॉन्च व्हीकल है, उस पर सारा जो मेन खेल है वो पूरा हीलियम गैस बॉटल्स का है, जो प्रेशराइज करते हैं हमारे टैंक्स को। तो हीलियम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इसरो, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चीज़। तो उसके सारे जो भी प्रॉपर्टीज़ है तो उसको थोड़ा देख लो, हीलियम का एंड वाटर का, वाटर स्ट्रीम का, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, नॉट ओनली इंटरव्यू, रिटर्न एग्जाम में भी। तो उस पर थोड़ा सा देख लो। देन क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ पूछा जाता है। फिर एक चीज़ आता है आपका थर्मोकपल्स। थर्मोकपल्स वी डोंट स्टडी इट इन डिटेल वाइल प्रिपेयरिंग फॉर गेट EAC, बट थर्मोकपल इज ऑल्सो यूज्ड इन मैनी ऑफ द मैकेनिकल सिस्टम्स ऑफ इसरोस लॉन्च व्हीकल। तो वहाँ पे थर्मोकपल का वर्किंग, विच मटेरियल इट इज़ यूज्ड, कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है, पायरोमेट्री, ऑप्टिकल पायरोमेट्री पे वर्क करता है वो,
उस पर वॉट एवर रीडिंग्स यू आर गेटिंग इन थर्मोकपल वो अगर एक्यूरेट होता है क्या, एरर कितना है, एरर कैसे प्लॉट करते हैं, सीधा क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग. शो मी द डिफरेंस इन द शो मी द एरर इन द डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ द हॉट गैस एंड द थर्मोकपल. वो एरर कैसे आप रिलेशन में लाओगे, वो इक्वेशन बनाओ. तो एक जगह पे आप अपना इसका लगाओगे, एच का इक्वेशन लगाओगे, दूसरी जगह पे रेडिएशन का इक्वेशन लगाओगे, उसको दोनों को इक्वेट करोगे तो आपको एरर मिल जाएगा. उस पर थोड़ा वर्कआउट करो, अच्छा होगा. उसके बाद हाँ, देन विल स्टार्ट विथ रेडिएशन. रेडिएशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे पहले देख लो एट वॉट वेव लेंथ्स वी आर गेटिंग डिफरेंट चीज़, एक्सरे, यूवी, वो कौन से वेव लेंथ रेंज बैंड में फिट होता है. एंड ऑपरेशन ऑफ द लॉन्च व्हीकल्स किस बैंड पे जाता है, वैक्यूम में कितना है, स्पेस पे कितना है, हमारे अर्थ पे कितना है, मतलब सरफेस में कितना है. एंड एक और चीज़ है, डिफरेंट लेयर्स पे एट वॉट ऑल्टीट्यूड द एटमॉस्फेयर चेंजेस, हाउ इट चेंजेस, व्हाट आर द पैरामीटर्स इट्स चेंजिंग, उस पर थोड़ा ध्यान रख लो, इंटरव्यू पे हेल्प आएगा. उसके बाद वी कैन टॉक अबाउट हाँ देखो, एक चीज़ है मैंने देखा है, मैंने इसरो के पास्ट ईयर क्वेश्चंस अगर आप देखोगे तो इसरो कई बार जो है ना सीधा एम्पेरिकल क्वेश्चंस पूछता है. एम्पेरिकल क्वेश्चंस, एम्पेरिकल इक्वेशंस इन द सेंस कि वो इक्वेशंस ऐसे होते हैं जो विच वी विल यूज व्हेन पैरामीटर्स आर नॉट गेटिंग एस्टेब्लिश्ड. एट दैट टाइम ओनली एम्पेरिकल इक्वेशंस यूज़ करते हैं. जैसे एक गाउस-टोडेला इक्वेशन हो गया, एक मैकएडम्स इक्वेशन हो गया, ये सब इक्वेशन मुझे अभी तो याद रहा, काफ़ी सारे इक्वेशंस है. बट इसरो क्या है ना, इस पर काफ़ी फोकस करता है. इसरो सीधा क्वेश्चन पूछता है एंड दे एक्सपेक्ट कि यू नो दैट कि जो वैल्यूज़ वो लोग दिए है वो इक्वेशन में डाल के आपको फाइनल आंसर निकालना है. सीधा एम्पेरिकल फॉर्मूला ही लगाना है, बट यू हैव टू नो दैट एट द फर्स्ट प्लेस. गेट में ये सिस्टम थोड़ा कम है बिकॉज दे डोंट गो विद एम्पेरिकल फार्मूलाज. वो लोग खुद एक फार्मूला देंगे, उस पर आपको वैल्यूज़ डाल के आपको वर्कआउट करना है. बट इसरो एक्सपेक्ट्स कि आपको ऑलरेडी आना चाहिए. तो जो भी हमारे सब्जेक्ट्स में एम्पेरिकल फार्मूलाज है ना, उसको एक बार गो थ्रू करो. रिटर्न एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्प मिलेगी बिकॉज इसरो कई बार एम्पेरिकल फार्मूला सीधा पूछ देता है. वैल्यूज़ देंगे आपको, उसको निकालना है. मैकएडम्स इक्वेशन हो गया, गाउस-टोडेला इक्वेशन हो गया जो हमारा थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का है. इरिवर्सिबिलिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारा एंट्रोपी जनरेशन. सीधा पूछ लेते हैं, दे एक्सपेक्ट कि यू नो दैट प्री हैंड. तो उस पर थोड़ा वर्कआउट करो. उसके बाद PSU के बारे में बात करूँ तो उस पर सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका हीट एक्सचेंजर्स का. हीट एक्सचेंजर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीट एक्सचेंजर्स, LMTD, NTU. LMTD का भी यूज़ करते हैं, NTU की यूज़ करते हैं. दोनों का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, सेम है तो हम दोनों क्यों यूज़ करते हैं, एक डिज़ाइन के लिए, एक एनालिसिस के लिए. तो ये PSU उसमें काफ़ी पूछा जाता है, स्पेशली थर्मल प्लांट के जो PSUs है, NTPC हो गया और कई सारे पावर प्लांट्स है, IOCL हो गया, इट्स नॉट अ पावर प्लांट बट वहाँ भी पूछे जाते हैं, ONGC हो गया, यहाँ पे सब पूछा जाता है, कोल इंडिया, ये सब यहाँ पे पूछा जाता है. हीट एक्सचेंजर्स के बाइफर्केशंस, क्लासिफिकेशंस, उस पर थोड़ा वर्कआउट करो. हीट एक्सचेंजर्स हम इन डिटेल नहीं पढ़ते, शेल एंड ट्यूब, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज़ें हम बस पढ़ते हैं. क्रॉस फ्लो, काउंटर फ्लो, पैरेलल फ्लो, उसका भी सब डिविजन्स है, उसको पे थोड़ा वर्कआउट करो, अच्छा होगा. फिर आता है रेडिएशन में आगे इंपॉर्टेंट चीज़, सॉलिड एंगल. सॉलिड एंगल आपको पता होगा, इट्स अ 3D एंगल, स्टेरेडियन उसका यूनिट है. तो उस पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे हैं और चांस है कि रिटर्न एग्जाम में भी पूछ सकते हैं. उसमें एक अजीमुथ एंगल करके एक चीज़ है जो आपको पढ़ना है. वो कैसा है कि आपको एक हेमिस्फीयर विजुलाइज करना है 3D में, वो एंगल कैसा वेरी होता है, बिकॉज दैट इज़ द गवर्निंग फिनोमिना ऑफ सैटेलाइट ट्रैकिंग एंड ऑल, अजीमुथ एंगल. उस सैटेलाइट के बारे में अगर मैं कहूँ तो आपको देखना है आपका इक्विनॉक्स, एपीलियन, पेरिहिलियन, पेरिजी, एपोजी, ये सब का एक बेसिक आइडिया अगर आपको रहोगे ना तो आपको इंटरव्यू पे हेल्प आएगी. इसरो टेक्निकल के अलावा दे ऑल्सो वांट टू नो आपको कितना पता है स्पेस के बारे में, तो यहाँ पे ये सब चीज़ आपको हेल्प में आएगी. रेडिएशन के बारे में बोलूँ तो रेडिएशन इज़ एक्सटेंसिवली यूज्ड इन स्पेस वैक्यूम आफ्टर अ पॉइंट व्हेन सैटेलाइट इज़ ऑन इट्स ओन. वहाँ पे रेडिएशन का ही फिनोमिना होता है मैक्सिमम. काफ़ी फिनोमिनास होते हैं, कंडक्शन का भी हल्का सा होता है, बट रेडिएशन इज़ द मैक्सिमम गवर्निंग हीट ट्रांसफ़र पैरामीटर दैट. तो वहाँ पे एक इफेक्टिव स्काई टेम्परेचर करके है, वो क्या होता है थोड़ा डीप में पढ़ लो. इंटरव्यू में वो लोग अंडरस्टैंड कुछ भी पूछ सकते हैं, तो वो हेल्प मिलेगी आपको. उसके बाद डिफ्यूज रेडिएशन क्या होता है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ग्रे बॉडी रेडिएशन, ये सब क्या होता है थोड़ा देख लो. काफ़ी सारे उसमें
न्यूमेरिकल्स डेफिनेटली आई नो दैट यू विल प्रैक्टिस. इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से रेडिएशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, काफ़ी बार पूछा जाएगा. एटमॉस्फेरिक सोलर रेडिएशन, ये सब चीज़ों पे थोड़ा सा देख लो. देखो ये जो पॉइंट मैं बोल रहा हूँ ना, इसको ज़रा इफ़ यू आर इंटरेस्टेड जस्ट नोट इट डाउन एंड आफ्टर दिस सेशन गेट्स ओवर गूगल इट और यूट्यूब इट, यू विल गेट टू नो मोर अबाउट दैट. आप जब इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ये पॉइंट्स नोट डाउन करो एंड इस पर क्या क्या बन सकता है उसको एक एक पैराग्राफ में लिखो या पॉइंट वाइज लिखो, बुलेट पॉइंट जैसे लिखो, आपको हेल्प मिलेगी. रेडिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उस पर कितना आप थोड़ा सा इनबिल्ट अंदर जाके आप रिसर्च कर सकते हो, बेटर होगा. आई थिंक यही चीज़ मैं करता था कि मतलब इंटरव्यू के, स्पेशली इंटरव्यू इसरो का जो रिटर्न एग्जाम है मोरलेस में, जैसे का गेट ESE इसरो पास्ट ईयर क्वेश्चन पे, ठीक है, इस पर आपका निकल जाएगा. बट इंटरव्यू में दे आस्क यू मेनी डिफरेंट क्वेश्चंस जो आउट ऑफ द सिलेबस से पूछा जा सकता है. सो इफ़ यू हैव अ गुड आइडिया अबाउट दिस थिंग्स नो, चांसेस है कि सिलेक्शन बढ़ सकता है. तो इसके लिए जो एडिशनल पॉइंट्स है ना, दैट वी विल डिस्कस हियर. जो मैंने किया था, इट हैज़ हेल्प मी एंड द इनपुट दैट आई हैव गॉट फ्रॉम माई सीनियर्स, दैट वी विल डिस्कस हियर. काफ़ी टेक्निकल बातें करी तो आई थिंक वी कैन स्पीक लिटिल बिट अबाउट आवर टेस्ट सीरीज एंड ऑल. टेस्ट सीरीज आई एक्सपेक्ट कि आप भी टेस्ट सीरीज दे रहे हो. टेस्ट सीरीज इस थंब रूल, इस काइंड ऑफ थंब रूल आपको देना ही है, तो दे दो, कोई भी दे दो. काफ़ी सारे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है उसके दे दो, कोई भी दे दो. इसरो स्पेसिफिक अगर कोई बना रहा है तो उसका दे दो. मैं क्लियरली बताता हूँ, मैं मेडीसी से कोचिंग किया था, तो मेडीसी का टेस्ट सीरीज में देता था, एस का टेस्ट सीरीज देता था मैं. और कई बार उन्होंने इसरो सेंट्रिक टेस्ट सीरीज निकाले, वो भी मैं देता था. तो ये सब जो चीज़ है ना, ये अपार्ट फ्रॉम योर गेट इंजीनियरिंग सर्विसेज इसरो पास्ट ईयर क्वेश्चंस के अलावा जो आपको करना है वो है. इसके अलावा मैं बुक्स अगर रेकमेंड करूँ तो मेडीसी के 4400 MCQs थे. उस पर कैसा है ना कि अगर इन केस यू आर नॉट हैविंग अ क्लैरिटी ऑन सम कंसेप्ट और इफ़ यू हैव लॉस्ट रीडिंग एनी कंसेप्ट, तो आप जब क्वेश्चंस लगाते हो 4400 MCQs, जैसे RK जैन का एक बुक है, बहुत बढ़िया बुक है, वो करो. जो कैसा ना कि आप व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चंस ना, चांसेस है कि क्वेश्चंस लगाते लगाते आप कंसेप्ट भी बिल्ड हो जाएगा. तो इन दैट सेंस इट विल बी वेरी हेल्पफुल. RK जैन 4400 MCQs मेडीसी, उसमें कुछ एरर्स है, कुछ नहीं, काफ़ी एरर्स है, बट जस्ट इग्नोर इट, यू विल नो व्हाट ऑल आर एरर्स. इग्नोर दोज थिंग्स. अपार्ट फ्रॉम दैट फोकस ऑन व्हाट थिंग्स आर इंपॉर्टेंट. जैसे मैं बोला, बिल्ड कंसेप्ट थ्रू योर न्यूमेरिकल्स, उस पर कंसेप्ट बिल्ड जाएगा, तो उस पर थोड़ा ध्यान रखो. उसके अलावा एक और फैक्टर है, मास ट्रांसफ़र. मास ट्रांसफ़र इज़ नॉट पार्ट ऑफ आवर गेट सिलेबस आई गेस. मैंने लास्ट 2020 में निकाला, उसके बाद आई डोंट नो इफ़ द गेट सिलेबस इज रिवाइज, बट मास ट्रांसफ़र, हीट एंड मास ट्रांसफ़र जो है, उस पर हीट ट्रांसफ़र ही हम पढ़ते, मास ट्रांसफ़र हम छोड़ देते हैं. शेरवुड नंबर, स्मिट नंबर, ये सब चीज़ इसरो एक्सपेक्ट्स की आपको पता होगा. तो इसका बेसिक चीज़ आप देख लो, शेरवुड नंबर, स्प्लिट नंबर, किसका इंटर रिलेशन है, उसका इक्वेशन क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, उस पर थोड़ा सा ध्यान रखो. बेसिक चीज़ पढ़ो, ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक चीज़ पढ़ो. मास ट्रांसफ़र का गवर्निंग इक्वेशंस क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है, लॉस क्या है, ये सब पढ़ो, अच्छा होगा. विल एंड ईयर विथ हीट ट्रांसफ़र एंड विल स्टार्ट विथ फ्लूइड मैकेनिक्स. हाँ, तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ बोलने से पहले, व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग एज ए एस्पिरेंट, मैं दिल्ली में था, और मैं घर में भी आया, घर पे भी मैं प्रिपेयर कर रहा था. एमटेक में था, एमटेक में भी प्रिपेयर कर रहा था. तो सब जगह ना मेरे वॉल पे मैंने मेरा पूरा जो सिलेबस है उसको मैंने स्टिक किया था. इन डिटेल मैंने पूरा सिलेबस को स्टिक किया था. जैसे अभी भी मेरे वॉल पे है वो 17 सब्जेक्ट्स हैं हमारे मैकेनिकल के, और उसको एक मैंने पॉइंट में ऐसा डाला था, सो दैट आप जब पढ़ रहे हो ना, यू हैव एनी कन्फ्यूजन, आप यू कैन जस्ट रिफ़र टू दैट, फिर आप देख सकते हो कि ये है सब्जेक्ट, इसका ये पॉइंट पे मुझे जाना है, यू कैन फोकस ऑन दैट इन दैट वे. तो ये एक आपको हेल्प मिलेगी. तो आप देख लो अगर आपको ये सूटेबल हो रहा है, तो सबसे पहले दीवार पे कहीं पे आपके सब्जेक्ट्स जो है उसका फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्लैरिटी होना चाहिए, कितने सब्जेक्ट्स है. 17 सब्जेक्ट्स अभी भी छपा है यहाँ पे, 17 सब्जेक्ट्स है. फ्लूइड मैकेनिक्स टर्बो मशीनरी दोनों एक में कंबाइन मत करो, दोनों को अलग करो. प्रोडक्शन पूरा एक मत लिखो, प्रोडक्शन का अलग अलग है. फॉर्मिंग है, शीट मेटल है, वेल्डिंग है, कास्टिंग है, जॉइनिंग है, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग है, फिर मटेरियल साइंस है. इसको सब बाइफार्केट करके रखो, एक में रखोगे तो आपको कन्फ्यूजन होगा. तो दिस इज़ व्हाट आई यूज्ड टू डू.
if it works for you, you can try that, or you can do whatever works best for you. At the end, you should do whatever works best for you. This is what I used to do. उसके अलावा what I used to do was, जो important questions है और जो important concepts है उसको मैं येलो स्टिकी नोट्स पे स्टिक करके रखता था, मेरे कबर्ड पे, मेरे दीवार पे, सब जगह पे, सो दैट when I am attempting GATE, I mean test series, or I am attempting past year questions, if I am stuck in some theory, I can directly refer to that. और मुझे कोई इंटररिलेशन मिल जाता था कि ये क्वेश्चन को मैंने वहाँ से देखा था, तो इट यूज़ टू हेल्प मी. तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इक्वेशंस है, बड़े बड़े इक्वेशंस है, 3D टेंसर के बड़े बड़े इक्वेशंस है, वॉन मेसिस इक्वेशंस, वो सब ना मैं दीवार पे छाप देता था कि ये हेल्प मिलेगी. तो यू कैन ऑल्सो ट्राई दैट वे. दिस इज़ व्हाट आई यूज्ड टू डू. बीच बीच में आई विल ऑल्सो शेयर मैं क्या करता था अपार्ट फ्रॉम द नॉर्मल टेक्निकल थिंग्स दैट वी आर टॉकिंग. सो दिस इज व्हाट आई यूज्ड टू डू एंड इट हैज़ वर्कड फॉर मी. सो विल स्टार्ट विथ फ्लूइड मैकेनिक्स. फ्लूइड मैकेनिक्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो है आपका, सबसे पहला जो स्टैटिक फ्लो में आएगा, नड्सन नंबर करके एक चीज़ है. नड्सन नंबर इट एस्टैब्लिशेस रिलेशन बिटवीन योर कंटिन्यूम थ्री. और स्पेस एक्सप्लोरेशन में जो है ना, उसमें कंटिन्यूम थियरी का वैलिडिटी ख़त्म हो जाता है. वहाँ पे रैरिफाइड गैस थियरी आता है. तो इंटरव्यू पैनल कैन आस्क यू वेयर कंटिन्यूम इज़ नॉट वैलिड. यू कैन से इट इज़ नॉट वैलिड इन स्पेस एक्सप्लोरेशन वेयर द डेंसिटी चीज़ जो है ना वो नलीफाई हो जाता है. एंड वी हैव टू टेक इन टू अकाउंट द कैरेक्टराइजेशन ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल्स. वहाँ पे डेंस जो चीज़ होती है ना उसका बाइफर्केशन हो जाता है, रैर हो जाता है मटेरियल. तो वहाँ पे नड्सन नंबर का क्या वैल्यू होता है, 0.01 का कुछ तो फैक्टर है, उससे कम होता है. यू कैन टेल दैट ऑन द फेस टू द इंटरव्यू, ही विल बी इम्प्रेस्ड. बोनस पॉइंट्स फॉर यू. नड्सन नंबर कई बार आप गेट के, मुझे पता नहीं आप पढ़ते हो या नहीं, बट बहुत सारे एस्पिरेंट्स को छोड़ देते हैं. तो जस्ट हैव अ लुक ऑन दैट. उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट डायनामिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी. वाटर का DM ज़्यादा है उससे, बट KM क्यों कम है, क्यों, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों कम हो रहा है. और डिफरेंट चीज़ों का कितना आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली, रूम टेम्परेचर में कितना विस्कोसिटी है, उसका एक रफ आइडिया ले लो. इसरो सीधा पूछ देता है आपको कि इसका वैल्यू कितना है रूम टेम्परेचर पे. वो सब चीज़ों पे थोड़ा ध्यान रखो. बल्क मॉडुलस, कंप्रेसिबिलिटी, ये सब चीज़ कहाँ है, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, एक ब्रीफ आइडिया रख लो. कंप्रेसिबिलिटी के बारे में अगर मैं बात करूँ तो व्हेन कंप्रेसिबिलिटी वी हैव टू टेक इनटू अकाउंट. नॉर्मली व्हेन वी डील विथ all the equations we deal with incompressible flows, but जब मैक नंबर ग्रेटर दैन कुछ 0.32 कुछ तो है, उससे ज़्यादा हो रहा है, तो वी हैव टू टेक इनटू अकाउंट कंप्रेसिबिलिटी पैरामीटर्स ऑल्सो. तो कैसा इस्टेब्लिश होता है उसका रिलेशन, उस पर थोड़ा वर्कआउट करो. फिर वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी विथ टेम्परेचर एंड प्रेशर. सारे चीज़ हमेशा वेरी नहीं करते, कुछ चीज़ कभी वेरी करते, कभी नहीं वेरी करते. उसका कैसे रिलेशन है, बढ़ता है, कम होता है, वो एक नोट डाउन करो, इंपॉर्टेंट है. उसके बाद टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो, जो हो गया हमारा पेस्ट का अलग फ्लो है, हमारा ब्लड का अलग फ्लो है, उसका एक ग्राफ है. सीडोप्लास्टिक, रियोपेक्टिक, बिंगम प्लास्टिक. वो सीधा आपको रिटर्न एग्जाम में पूछेगा, एक ग्राफ बना के पूछेगा, ये दिस सिग्निफाइज विच टाइप ऑफ फ्लो. पूछा गया है, पूछा जा सकता है, इंटरव्यू में भी पूछेगा. जैसे कोई एक्जॉटिक फ्लूइड है, वो उसका वो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स है, तो उसका कैसा है फ्लो बिहेवियर, उसको प्लॉट करके दिखाओ. वेरिएशन विथ टेम्परेचर, कैसा वेरिएशन हो रहा है उसका फ्लूइड फ्लो विथ टेम्परेचर, पूछा जा सकता है. एक चीज़ है इंपॉर्टेंट चीज़, मैनोमीटर हम पढ़ते हैं हमारा प्रेशर इसके लिए कैलिब्रेशन एज वेल एज मेजरमेंट के लिए. तो सेंसिटिविटी ऑफ मैनोमीटर वो एक पॉइंट है, आई गेस कि गेट सिलेबस में हम नहीं पढ़ते, बट इसरो में पूछा गया है. बिकॉज कई चीज़ों पे हम मैनोमीटर यूज़ करते हैं इसरो के डे टू डे एप्लीकेशंस में, तो वो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है. उसके अलावा आता है देना हमारा बेयोंसी. बेयोंसी में हम पढ़ते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ बेयोंसी क्या है, वो सब जो बेसिक चीज़ है. बट उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, व्हेन द कंटेनर विच इज़ फ्लोइंग इन सम फ्लूइड ऑल्सो हैज़ सम लिक्विड इन दैट, उस पर आप वेरिएशंस कैसे हो गए पैरामीटर्स के, उस पर थोड़ा सा फोकस करो. ये चीज़ इंटरव्यू में पूछा गया है, नॉट टू मी बट टू माई फ्रेंड्स. तो उसको पूरा डिराइव करना था उसका वो इक्वेशन, एंड एट व्हाट पॉइंट इट विल फॉल डाउन, एट व्हाट पॉइंट इट विल बी स्टेबल व्हेन द फ्लूइड विच इज़ फ्लोइंग इन अ फ्लूइड ऑल्सो कंटेन्स अ फ्लूइड. ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप गेट में नहीं पढ़ते हो, इस पर थोड़ा फोकस करो, अच्छा होगा.
देन फ्लूइड काइनेमेटिक्स पे लैग्रेंजियन, यूलेरियन, व्हेन वी यूज़ लैग्रेंजियन, व्हेन वी यूज़ यूलेरियन, देख लो एक बार. स्ट्रीमलाइन, पाथलाइन, स्ट्रिक लाइन, सीधा इंटरव्यू में पूछते हैं. पीएसयू इंटरव्यूज का हॉट हॉट क्वेश्चन है कि दोनों तीनों में डिफरेंस बताओ विथ सम एग्जांपल्स, रियल लाइफ एग्जांपल्स आप बता सकते हो. देन स्टोक्स फ्लो इसरो पूछ सकता है 2D 3D. उसका एक बड़ा सा इक्वेशन है, आई डोंट रिमेंबर दैट इक्वेशन नाउ, बट उसका एक बड़ा सा इक्वेशन है, उस पर वैल्यूज डाल के यू हैव टू फाइंड द विस्कोसिटी एंड प्रेशर डिफरेंस एंड. तो वो स्टोक्स फ्लूइड जो है, स्टोक्स ये जो है स्टोक्स थियरम भी देख लो. स्टोक्स थियरम एक इंपॉर्टेंट थियरम है. व्हेन सम ऑब्जेक्ट इज गोइंग डाउन इन सम लिक्विड मीडियम, तो एट व्हाट टाइम इट विल रीच इट्स टर्मिनल वेलोसिटी एंड ऑल. इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया है, उस पर थोड़ा सा ध्यान रख लो. देन कैपिलैरिटी एंड वेटिंग फिनोमिना, सरफेस टेंशन एंड ऑल. इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है बट थोड़ा सा ध्यान रख लो, पूछा जा सकता है. वाटर हैमरिंग मुझसे पूछा गया था. आई गेस कि बहुत बार इसे इग्नोर करते हैं लोग. वाटर हैमरिंग का फिनोमिना क्या है और इक्वेशंस क्या बनते हैं, व्हेन इट हैपेंस, वेयर इट हैपेंस, उस पर थोड़ा ध्यान रख लो, देख लो. और मुझसे पूछा गया था सर्कुलेशन, फ्लूइड फ्लो, वॉर्टेक्स, फ्री वॉर्टेक्स, फोर्स्ड वॉर्टेक्स, उस पर कैसा बनता है, सेंटर ऑफ जो रेडियस होता है उसका इक्वेशन क्या है, उसे पूछा गया है मुझसे इन पर्सन. मुझसे पूछा गया था इंटरव्यू पे. आई कुड आंसर इट. एलिप्सॉइडल बनता है, अलग पैरामीटर्स है, एंड कंटेनर इज टर्निंग विथ सम वेलोसिटी ओमेगा. इस पर थोड़ा ध्यान रख लो, पूछा जा सकता है इंटरव्यू में भी एज वेल एज रिटन एग्जाम में भी. उसके बाद आता है स्प्रिंकलर प्रॉब्लम. स्प्रिंकलर मुझे लगता है अभी गेट ने थोड़ा नॉर्मलाइज जनरलाइज कर दिया उसको, बट उसके 3-4 केसेस है व्हेन डिफरेंट जगह से एग्जिट हो रहा है, सेम जगह से एग्जिट हो रहा है, बीच में से फीड लेके एग्जिट हो रहा है, तो उसमें क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. उस पर थोड़ा सा कैसा है कि वो थोड़ा फिजिक्स का क्वेश्चन हो गया, एंड इसरो फिजिक्स का क्वेश्चन भी काफ़ी पूछता है बिकॉज फिजिक्स पे आपका कॉमन सेंस लगता है. तो एट वॉट पॉइंट योर एंगुलर वेलोसिटी विल बी जीरो, एट वॉट पॉइंट टॉर्क विल बी जीरो, तो उस पर क्या बनता है. ये 2 केसेस फॉर द 4 डिफरेंट केसेस, थोड़ा ध्यान रख लो. फिजिक्स के क्वेश्चन है एक्चुअली ये, और इसरो पूछता है फिजिक्स के क्वेश्चन भी अच्छे खासे पूछते हैं. विल गो टू इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ऑल्सो. उस पर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पे जो सेपरेट क्वेश्चंस जो इसरो पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो है रूलिंग फ्रिक्शन. रूलिंग फ्रिक्शन मैंने भी और मेरे साथ जो भी प्रिपेयर करते थे कई बार हमें इग्नोर करते थे, बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि मैक्सिमम ऑफ द केसेस में जो हम रियल लाइफ फेस करते हैं रूलिंग फ्रिक्शन ही है. उसका यूनिट क्या है, अभी आप अगर स्टैटिक फ्रिक्शन का बोलोगे तो इट्स यूनिटलेस, बट रूलिंग फ्रिक्शन हैज़ सम वैल्यू, इट्स वैल्यू इज न्यूटन ओनली. तो पूछा जा सकता है हाउ इट वेरीज, डिराइव दैट. डेरिवेशन नहीं हो, डेरिवेशन काफ़ी बड़ा हो जाएगा, बट हैव अ आइडिया अबाउट रोलिंग फ्रिक्शन को थोड़ा डीप में पढ़ो. उसके अलावा आ गया हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन से कई बार पूछा है व्हाट एंगल हाइट विल बी मैक्सिमम, रेंज विल बी मैक्सिमम, पूछा गया. बेसिक क्वेश्चन है हमारे 11th-12th के फिजिक्स के क्वेश्चन से पूछा गया, थोड़ा देख लो उस पर. ट्रसेस फ्रेम्स में डिफरेंस क्या है, ये सब चीज़ बेसिक चीज़ है. इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इंटरव्यू में कम पूछते ही नहीं नॉर्मल ऑफ द केसेस पे, बट रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पूछे गए क्वेश्चन काफ़ी सारे. विल कवर दैट ऑल्सो. देन बर्नौलीज इक्वेशन, विल स्टिक विथ फ्लूइड मैकेनिक्स. बर्नौलीज इक्वेशन में यूलर्स इक्वेशन, बर्नौली इक्वेशन कब यूज़ करते हैं कभी नहीं यूज़ करते हैं, दोनों कंप्रेसिबल इनकम्प्रेसिबल यूज़ कर सकते हैं क्या, हॉट टॉपिक ऑफ इंटरव्यू क्वेश्चन, पीएसयू के भी इसरो के भी. वी कांट यूज इट एवरीवेयर, तो कब किसको कहाँ पे नहीं यूज़ कर सकते पूछा गया है, तो उस पर थोड़ा सा लाइट डालो, अच्छा होगा. उसके बाद हमारा आएगा दिस बाउंड्री लेयर फ्लो. उस पर मोमेंटम थिकनेस, एनर्जी थिकनेस, और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट थिकनेस है उस पर शेप फैक्टर करके एक फिनोमेना, इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, उसका डायरेक्ट रिलेशन है जो आपका एक्सपोनेंट n के साथ है, उसका एक इक्वेशन भी है, उस पर थोड़ा सा ध्यान रख लो, अच्छा है. शेप फैक्टर ज़्यादा होने से क्या होगा, फ्लूइड सेपरेशन जल्दी होगा, आगे होगा पीछे होगा. फ्लूइड सेपरेशन के बारे में देख लो, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़. उसके बाद फ्लो इन अ कंटेनर, जो हमारा देखो व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू ना, पर इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो एक माइंडसेट से कि जो क्वेश्चन वो लोग पूछेंगे ना वो उनके एप्लीकेशन से रिलेटेड होगा. वो लोग कुछ भी नहीं पूछेंगे, वो लोग के एप्लीकेशन में वो रिलेवेंट होना चाहिए. तो हम जब टैंक्स पे वाटर स्टोर करते हैं, प्रोपेलेंट टैंक्स पे फ्यूल स्टोर करते हैं, तो व्हेन इट्स गोइंग एट मोर देन
मैक 3 मैक 4 जब ऊपर जा रहा है वो, तो स्लॉशिंग का एक फिनोमेना होता है टैंक्स पे। तो स्लॉशिंग को कंट्रोल करने के लिए व्हाट वी कैन यूज़ बैफल्स। बैफल्स का वर्किंग क्या होता है, तो दैट यू हैव टू हैव अ लिटिल बिट आइडिया। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द कंटेनर्स पे विथ रिस्पेक्ट टू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसा वैरी करता है, फ्लूइड का प्रोफाइल कैसा वैरी करता है, उसका 2-3 केसेस है। एट व्हाट एंगल इट विल ईवल आउट, एट व्हाट एंगल इट विल स्पिल। गेट में मुझे लगता है दे हैव नॉट आस्क्ड सो फार, मुझे 21-22 का पता नहीं, बट 20 तक उन लोगों ने नहीं पूछे थे, तो इस पर थोड़ा ध्यान रख लो। स्लॉशिंग ऑफ द फ्लूइड इन अ कंटेनर वाइल गोइंग अप एंड हॉरिजॉन्टल मोशन। उसके अलावा वेर वी कैन इंट्रोड्यूस बैफल्स इन बिटवीन टू कंट्रोल स्लॉशिंग, इस पर थोड़ा सा क्वेश्चन आई गेस कि पूछ सकते हैं, बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ द डे टू डे एक्टिविटी ऑफ इसरो। फिर हाइड्रोडायनेमिकली स्मूथ फ्लो, रफ फ्लो, शेयर वेलोसिटी, ये सब चीज़ जो है, सब बेसिक चीज़, उस पर रिटर्न एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी केसेस बेनिफिट मिलेगी आपको। और हाँ, नाउ वॉट एवर डेरिवेशंस वी हैव बीन डूइंग इन फ्लूइड काइनेमेटिक्स एज वेल एज हम जब हीट फ्लो के बारे में बात करते हैं अक्रॉस सिलेंडर, अक्रॉस स्लैब, तो वो हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स पे डिफाइन करते हैं, बट इसरो का इंटरेस्ट होता है पोलर कोऑर्डिनेट्स, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। तो उस पर थीटा का एक वैल्यू आता है, रेडियस का एक वैल्यू आता है, वो कैसा वैरी करता है पोलर कोऑर्डिनेट्स स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स पे। सीधा वो लोग डेरिवेशन पूछते हैं, और वो लोग पूछते हैं आपको कि सीधा बोर्ड पे बताओ हीट फ्लो इन अ सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन, तीनों का अलग अलग इक्वेशन बना के बताओ, पूछ सकते हैं। तो ये सेम अप्लाइज फॉर हीट फ्लो एज वेल एज फ्लूइड फ्लो, पूछ सकते हैं। कहाँ पे हमारा जो फेमस नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन है, नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन में क्या क्या पैरामीटर्स है, दे कैन आस्क यू टू डिफाइन ऑल्सो एंड राइट ऑन द बोर्ड ऑल्सो। तो हॉट टॉपिक ऑफ इंटरव्यू है। PSU में इतने डिटेल में नहीं पूछेंगे, बट इसरो कैन आस्क। राइट, फ्लूइड मैकेनिक्स पे मैंने इतने ही पॉइंट्स लिखे थे। या एंड देन वी कैन गो टू पावर ट्रांसमिशन इन पाइप्स एंड ऑल। उस पर वी विल एनकाउंटर लॉट ऑफ लॉसेस, मेजर लॉसेस, माइनर लॉसेस। उस पर एट वॉट पॉइंट जो हमारा फ्रिक्शन हेड है इट्स इक्वल टू 1/3 ऑफ द टोटल हेड, हमें मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन मिलेगा। इस पर देखो, ये जो पॉइंट्स हैं व्हाट आई एम टेलिंग ना, आई एम अगेन रिपीटिंग, इसको एक पॉइंट वाइज लिखो। आफ्टर द सेशन यू गो एंड स्टडी दोज थिंग्स इन डिटेल। इंटरव्यू में बहुत हेल्प मिलेगी। देखो, व्हाट आई यूज्ड टू डू इन इंटरव्यू वाज, मैंने कुछ भी छोड़ा नहीं था। मुझे पता था राइट फ्रॉम द स्टार्ट कि ये मेरा वन टाइम अपॉर्चुनिटी है निकालने का इंटरव्यू, तो आई लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड। मैं सब कुछ छान मार के गया था। जो चीज़ वे आउट ऑफ द सिलेबस भी है, मैं देख कर गया था। जैसा मैंने कहा कि वर्किंग ऑफ द सैटेलाइट, ऑर्बिटिंग ऑफ द सैटेलाइट्स, ये सब हार्डली वो लोग पूछेंगे, बट मैंने एक पॉइंट बनाया था कि व्हेन आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू आई विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। मैं सब कुछ पढ़ के जाऊँगा, बिकॉज ये एक वन टाइम अपॉर्चुनिटी हो सकता है। बाद में हो सकता है कि आपका रिटर्न ना निकले, डिले हो जाएगा। तो आप एक वैसा माइंडसेट से अगर पढ़ोगे ना कि आप पूरा होमवर्क करके जाओ, कुछ भी हो सकता है, तो एक कॉन्फिडेंस अपने आप में आएगी कि वॉट एवर क्वेश्चन द इंटरव्यूअर इज गोइंग टू आस्क मी, आई विल बी रेडी विद द आंसर्स। एंड उसके लिए थोड़ा सा आउट ऑफ द वे जाके आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। जो पॉइंट्स मैं अभी बता रहा हूँ ना, ये पॉइंट्स वो है जो आपके नॉर्मल प्रिपरेशन, गेट और ESC के प्रिपरेशन के अलावा आपको करना है। जो इसरो स्पेसिफिक है, PSU स्पेसिफिक है, वो मैं बता रहा हूँ टुडे। तो जिस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखो। वी कैन मे बी हैव अगेन extensive session if you guys require on certain topics जो इसरो पूछता है, maybe later, but today we will focus more on written as well as interview part. We'll finish with fluid mechanics here and start quickly with thermodynamics. Thermodynamics again hot topic of interview as well as written test. First three laws देख लो। देखो मैक्सिमम ऑफ द टाइम पे जो एस्पिरेंट्स है वो 0 फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ पे स्टिक कर दे। थर्ड लॉ पे मोस्ट ऑफ देम डोंट नो थर्ड लॉ, काफ़ी बार हुआ है। एंड इंटरव्यूअर्स को भी पता है, दे हैव गॉट वास्ट एक्सपीरियंस ऑफ इंटरव्यूइंग थाउजेंड्स ऑफ कैंडिडेट्स, उनको पता है थर्ड लॉ। मैक्सिमम ऑफ द लोग को पता नहीं हो। थर्ड लॉ में भी एक स्टेटमेंट नहीं है, 2 स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट जो है कुछ एंट्रोपी और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का एक रिलेशन है। इट S इक्वल टू K log W करके कुछ तो है। W इज अ फैक्टर विच इंडिकेट्स रैंडमनेस, तो रैंडमनेस बढ़ेगा तो S भी बढ़ेगा, ln टर्म बढ़ेगा, S बढ़ेगा। कुछ नर्न्स्ट इक्वेशन कर गए, मेनी टाइम्स इट हैज बीन आस्क्ड, बिकॉज दे नो दैट
मैक्सिमम ऑफ द कैंडिडेट्स दे गो विथ जीरो लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, उस पर उसके ऊपर जाते नहीं। थर्ड लॉ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक फंडामेंटल बन जाता है, तो उस पर थोड़ा ध्यान रखो। थर्ड लॉ भी पढ़ो, उसके कितने स्टेटमेंट्स है, जैसे मैंने कहा एक नर्न्स लॉ है, उसको भी थोड़ा ध्यान रखो। एक डायरेक्ट एस्टैब्लिशिंग इक्वेशन है S=K/L/W, वो थोड़ा ध्यान रखो। उसका एग्जैक्ट मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, तो उस पर थोड़ा सा वर्कआउट करो। फिर आएगा हमारा थ्रॉटलिंग। थ्रॉटलिंग इज यूज्ड एवरीवेयर। इट वॉज ऑल्सो आस्क्ड टू मी इन माई कोल इंडिया इंटरव्यू, थ्रॉटलिंग कहाँ पे यूज़ होता है। उस पर जो जूल थॉमसन का कर्व आता है, इन्वर्जन कर्व आता है, जूल थॉमसन इज द गवर्निंग इक्वेशन फॉर दैट इन्वर्जन कर्व। प्लॉट द कर्व TP, विल टॉक अबाउट प्योर सब्सटेंसेस फर्स्ट। वहाँ पे TP कर्व है, TPV कर्व है, PST कर्व है, 3D कर्व्स है। तो उस पर द पॉइंट्स सिग्निफाइड्स व्हाट इज इट अ प्रॉपर्टी और पाथ फंक्शन, वो उस पर थोड़ा एक इंडिकेशन डालो एंड वर्कआउट ऑन दैट। उसके बाद इन्वर्जन कर्व्स वी टॉक्ड अबाउट दोस। वाटर का जो है एक अलग फिनोमिना होता है, इट व्हाट टू से इट व्हेन सॉलिड टू लिक्विड होता है। नॉर्मल ऑफ द चीज़ों में क्या होता है कि नॉर्मल सब्सटेंसेस कॉन्ट्रैक्ट, बट अपना वाटर का जो एक कैरेक्टरिस्टिक है कि इट एक्सपांड्स, तो उसका कर्व का जो थीटा है वो ज़्यादा है, उसके कारण इन्वर्जन उसका जो कर्व बनता है वो अलग है। इट हैज़ बीन आस्क्ड मेनी टाइम्स इन इंटरव्यू, थोड़ा ध्यान रखो। उसके बाद कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बहुत बार लोग मिस करते हैं, उस पर थोड़ा ध्यान रखो। हाउ इट वेरीज विथ द कर्व, दैट एंड ऑल कैन पुट सम आइडिया। ये जो चीज़ है ना गेट में कभी नहीं पूछा मेरे हिसाब से, तो इस पर थोड़ा वर्कआउट करो। उसके बाद कंप्रेसिबल फ्लो विथ रिस्पेक्ट टू शॉक वेव्स एंड मैक नंबर्स एंड ऑल। उस पर डिफरेंट पैरामीटर्स क्या डिफाइन करेगा शॉक वेव्स को, जैसे हमारा एंट्रोपी डेंसिटी हो गया, एम्बिएंट टेम्परेचर एम्बिएंट प्रेशर हो गया, वो अगर चेंज हो रहा है तो हमारा शॉक वेव्स का वेरिएशंस कैसा होगा, उस पर थोड़ा ध्यान रखो। और कन्वर्जन डाइवर्जन नोजल में व्हेन वी आर एनकाउंटिंग, देखो इसरो का मैक्सिमम केस में कंप्रेसिबल फ्लो ही यूज़ होता है, तो कंप्रेसिबल फ्लो इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। हम इनकम्प्रेसिबल में छोड़ देते हैं हमारा प्रिपरेशन, कंप्रेसिबल में इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हाउ इट वेरीज थोड़ा उस पर ध्यान रखो। Sujit Manakil has asked a question. Sir, how much time required to prepare for exam for an average hardworking student for ICRB? Sujit, I don't know whether you are a GATE aspirant also, and what is your current status of with respect to preparation? I mean, how many subjects you have covered? So I can answer that only after I will get to know about that. If you have just started your GATE preparation, it will take around 6 months time to cover all the syllabus. Then in between you will be doing some test series, so it depends on that how much you have prepared so far. If it is a first time for you, it will easily take around 6 months time to cover entire syllabus. Then interview will take around 2 months time, so it will go on that way. Definitely we will take comments also in between. If I am getting some comments, I will answer that, or at the end definitely we will have a query session also. In that I will extensively answer your whatever comments I am getting. Fine. So उसके बाद थोड़ा सा और सेकेंड लॉ एफिशिएंसी मुझसे पूछा गया था, जो हमारे कंप्रेसर से उसके सब सेकेंड लॉ एफिशिएंसी पे डिज़ाइन होता है, कितना है, क्या है, कैसा है, थोड़ा उस पर ध्यान रखो। सेकेंड लॉ एफिशिएंसी फॉर द डिवाइसेस सेम applies for will interconnect same thing with RAC. I have prepared for 3 years GATE with 720 score, very good. So I think you have already got to have an idea about the whole syllabus. You I think just need more time with the test series, because मेरा भी 2019 में एग्जैक्ट स्कोर था 726 गेट स्कोर था मेरा, उस पर मैंने एमटेक एडमिशन लिया था IIT मद्रास में। मैंने बताया नहीं, IIT मद्रास में मैं जो था मैं ओशन इंजीनियरिंग में था, इन केस आई मिस्ड आउट टू टेल दैट इन बिफोर। तो 726 गेट स्कोर पे मुझे एडमिशन मिला था, एंड देयर अगेन आई वॉज प्रिपेयरिंग। तो जो चीज़ मैंने रेक्टिफाई किया ना नेक्स्ट टाइम, तो मैंने काफ़ी सारे गेट के टेस्ट सीरीज़ दिए, नॉट गेट के, काफ़ी टेस्ट सीरीज़ दिए, उस पर मेरा इंप्रूवमेंट हो गया, कंसेप्ट बढ़े और भी। तो आई थिंक यू कैन, आई थिंक योर कंसेप्ट्स वाइज यू आर good because you have got very good gate score, 720 is a good score, and I think what you require is more practice with test series. तो टेस्ट सीरीज पर थोड़ा फोकस करो सुजीत, तो आपका मुझे लगता है कि हो जाएगा। दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली आई डिड,
टेस्ट सीरीज बहुत देता था, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन देता था. 4400 MCQs जैसे मैंने पहले बताया था, 4400 MCQs ऑफ मेडिजी एंड RK जैन का, ये 2 बुक में प्रिपेयर पूरा कंप्लीट किया था. तो उस पर मेरे कंसेप्ट भी बढ़े एंड आई थिंक दैट हेल्प मी इन क्रैकिंग द रिटर्न एग्जाम एज वेल एज इंटरव्यू. तो आई थिंक यू कैन गो विथ टेस्ट सीरीज, Sujit. Then we'll talk with available energy, that and all basic thing they will ask. Molar diagram, TP diagram, inversion curve, we definitely talked about that. Real gases, compressibility factors, थोड़ा ध्यान रखो. Compressible flow is very important. आप रिटर्न एग्जाम में शायद वो पूछे ना पूछे गेट पे, तो मुझे लगता है कि कंप्रेसिबल फ्लो है ही नहीं सिलेबस में, इंजीनियरिंग सर्विस के भी नहीं है मेरे ख्याल से, बट इसरो पूछ सकता है. इसरो का जो भी गैस फ्लो फ्लूइड फ्लो हो रहा है सब कंप्रेसिबल ही है. मुझे लगता है 90% मोर केसेस में कंप्रेसिबल फ्लो ही है. तो उस पर पूरा छान मारो, थोड़ा अच्छा है. कंप्रेसिबल फ्लो अपार्ट फ्रॉम योर इनकम्प्रेसिबल फ्लो थोड़ा देख लो, अच्छा होगा. आई थिंक वी कैन स्टार्ट विथ सम अदर सब्जेक्ट एंड इफ इन बिटवीन आई एम गेटिंग सम कमेंट्स आई विल आंसर दैट ऑल्सो. उसके अलावा थर्मोडायनामिक्स में मुझे अभी एज सच कुछ याद आ नहीं रहा है स्पेशल क्या किया था. इफ आई एम एबल टू रिकलेक्ट एनीथिंग आई विल टॉक अबाउट दैट इन बिटवीन. फाइन. फॉर इंटरव्यू आई टू गेट नॉलेज फ्रॉम बुक्स. देखो, तो इंटरव्यू के लिए मैं क्या करता था ना, इंटरव्यू के लिए डेफिनेटली जो मेरे रिटर्न नोट्स है उसको तो मैं डेली रिवाइज करता ही था. एक अलग अप्रोच रखता था. रिटर्न एग्जाम में हमें पता है न्यूमेरिकल्स बेस्ड हमारा प्रिपरेशन होता है, तो वी हैव टू प्रैक्टिस विथ पेन एंड ऑल. बट इंटरव्यू का इट्स अबाउट योर कम्युनिकेशन. तो एंड इसरो का अगर मैं बात करूँ तो इट इज़ अबाउट राइटिंग ऑन द बोर्ड एंड ऑल, डिराइविंग इक्वेशंस. उससे याद आया, वेन एवर यू आर राइटिंग एनी इक्वेशन और आंसरिंग एनीथिंग, behind that many times there will be some assumptions that you have studied in books. तो assumptions क्या क्या है जब आप डिराइव कर रहे हो कुछ चीज़ों को, उस पर थोड़ा फोकस करो, क्योंकि वही assumptions के अंडरलाइंग बेसिस पे आप इक्वेशंस को डिराइव करते हो. नेवियर स्टोक्स इक्वेशन से जब स्मॉल लेवल का इक्वेशन बनता है तो कौन से assumptions को आप लेते हो, ये सब इंपॉर्टेंट है. assumptions भी क्वेश्चंस इंटरव्यूअर पूछते हैं, when you have derived this equation what all assumptions you took. तो उस पर थोड़ा वर्कआउट करो. फिर इंटरव्यू के लिए मैं जो करता था ना सेपरेट, वो था आई यूज्ड एक्सटेंसिवली द हेल्प ऑफ यूट्यूब. यूट्यूब में जो फ्री कोचिंग अवेलेबल है उसको मैं एक्सटेंसिवली यूज़ करता था. मैं यूट्यूब इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज अगर मैं कुछ चीज़ों को गूगल करता था तो आई द गूगल रिजल्ट यूज टू शो मी मेनी रिसर्च पेपर्स. अभी उतना टाइम नहीं आपके पास कि आप रिसर्च पेपर पे वो चीज़ों को अच्छे से छान मारो. तो यूट्यूब में देर आर मेनी फ्री एडुकेटर्स हु आर टीचिंग मेनी थिंग्स कंसेप्ट वाइज. एक एक कंसेप्ट का एक एक वीडियो है. तो मैंने यूट्यूब को एक्सटेंसिवली यूज़ किया था इंटरव्यू के लिए. काफ़ी हेल्प मिली थी मुझे, बिकॉज इस पर क्या है आपका काफ़ी टाइम बचता है. यू डोंट हैव टू रिफर टू मल्टीपल रिसर्च पेपर्स एंड ऑल. लिटरेचर स्टडी आपको करनी नहीं है. आप जो रिक्वायर्ड चीज़ है वो कंसोलिडेटेड टाइम में आपको मिल जाता है. तो यूट्यूब का मैं बहुत हेल्प लेता था. उसके अलावा हमारा डेली का जो मेरे नोट्स है उसको तो मैं प्रैक्टिस देखता ही था, रिवाइज करता था. और यूट्यूब हेल्प मी अलॉट, आई मीन अलॉट, क्योंकि इसमें से काफ़ी सारे नए कंसेप्ट्स है जो मैंने इंटरव्यू के टाइम पे यूट्यूब के थ्रू लिया था. काफ़ी फ्री एडुकेटर्स है तो उनका हेल्प आप ले सकते हो. काफ़ी लोग इंटरव्यू के बेसिस पे आपको वीडियो एक्सप्लेन करते हैं. कैन टेक क्लूज फ्रॉम दैट ऑल्सो. दैट इज़ हाउ आई यूज टू डू फॉर PSU इंटरव्यू एज वेल एज इसरो इंटरव्यू. आई यूज टू डू दैट. आई थिंक वी कैन स्टार्ट विथ मशीन डिज़ाइन नाउ. मशीन डिज़ाइन में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है डेफिनेटली विल स्टार्ट विथ आवर फटीग फेलियर एसन कर्व. वेरी हॉट टॉपिक ऑफ इंटरव्यू. कई बार पूछा गया है बहुत सारे लोगों को. एसन कर्व देखो, व्हेन वी आर डिराइविंग इट वी टेक अंडरलाइंग असम्पशन दैट इट इज़ फॉर स्टील. और एरोस्पेस एप्लीकेशंस में वी यूज स्टील, एल्यूमिनियम एंड टाइटेनियम एक्सटेंसिवली. जो गैस बॉटल्स होते हैं टाइटेनियम के होते हैं, जो प्रोपेलेंट टैंक्स होते हैं एल्यूमिनियम के होते हैं टू सेव वेट. तो उसका कैसा वेरिएशन होता है विथ रिस्पेक्ट टू फटीग लाइफ. तो एल्यूमिनियम, स्टील और टाइटेनियम का उसका थोड़ा ध्यान रख लो. विल टॉक मोर अबाउट मटेरियल्स, दिस मटेरियल्स इन मटेरियल साइंस डिस्कशन ऑल्सो, लेकिन मैं एक ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ. वेलकम. उसके साथ नॉच एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि कई बार जब चीज़ मैन्युफैक्चर करके आती है एक स्मॉल नॉच कैन क्रिएट अ ब्लास्ट. कहीं भी एक नॉच हो गया एंड इट इज़ सब्जेक्टेड टू सम फटीग लोड, इट कैन
टीयर अपार्ट फ्रॉम दैट चीज़, इररेस्पेक्टिव ऑफ वेदर इट्स अ डक्टाइल और ब्रिटल मटेरियल। तो नॉच कैसा आपका फ्रैक्चर टफनेस को वेरी करता है। फ्रैक्चर टफनेस एक चीज़ है, फ्रैक्चर मैकेनिक्स एक चीज़ है जो आप एक्सटेंसिवली गेट के रिस्पेक्ट पे नहीं पढ़ते हो। तो फ्रैक्चर मैकेनिक्स है जो एक पॉइंट है ना, फ्रैक्चर मैकेनिक्स, उस पर कई सारे इक्वेशंस है, कई सारे अंडरलाइंग लॉस है। तो उसको थोड़ा सा यूट्यूब में देख लो, NPTEL लेक्चर्स भी है अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स के, उसको थोड़ा डीप में देख लो। नॉच सेंसिटिविटी, नॉच से कैसा वेरिएशन होता है, तो उसको थोड़ा सा देख लो। फ्रैक्चर मैकेनिक्स इंपॉर्टेंट चीज़ है, गेट पे हम ज़्यादा इस पर फोकस नहीं करते, बट इंटरव्यूज़ पे पूछा जा सकता है। उसके बाद विल स्टार्ट विथ इंडिविजुअल कंपोनेंट्स डिज़ाइनिंग, जैसे हो गया हमारा बियरिंग्स, स्प्रिंग्स, हब एक्सेल, क्लचेस, ब्रेक्स, जो आप पढ़ते हो दैट इज़ इनफ आई थिंक। उसके अलावा एक दो पॉइंट्स हैं, कॉटर एंड नकल जॉइंट। कॉन्टर एंड नकल जॉइंट आई थिंक इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ आवर गेट सिलेबस, नाइदर पार्ट ऑफ इंजीनियरिंग सर्विस ऑल्सो। तो कॉटर एंड नकल जॉइंट, उसका डिज़ाइन एंड वर्किंग बेसिस, उसको थोड़ा देख लो। कॉटर एंड नकल जॉइंट मेरे ख्याल से हम हमारे बीटेक में पढ़ते हैं, बट गेट के पर्सपेक्टिव से हम नहीं पढ़ते, तो कॉटर एंड नकल जॉइंट इज़ इंपॉर्टेंट। उसके बाद आता है आपका शाफ्ट, कीस एंड कपलिंग्स। ये इसरो कई बार सीधा रिटर्न एग्जाम में पूछता है एंड इंटरव्यू में भी पूछा गया है। कीस जो होता है एक काइंड ऑफ फास्टनर होता है, एक नॉट अ परमानेंट फास्टनर, इट्स अ टेम्पररी फास्टनर। तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कीस। असेंबली के टाइम पे की हम लोग एक्सटेंसिवली यूज़ करते हैं एट सम वेरिंग लोड टॉर्क कंडीशंस। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज आर देयर फॉर हैवी ड्यूटी, डिफरेंट कीज है, सम वुडरफ कीज देयर, बार्थ कीज, केनेडीज की, स्क्वायर कीज जो है थोड़ा देख लो, अच्छे से पढ़ लो कीज के बारे में। आपको ऑनलाइन मिल जाएगा मेरे ख्याल से, यूट्यूब में आपको मिल जाएगा। कपलिंग्स के बारे में देख लो, कपलिंग्स वेयर इट इज़ यूज्ड, बुश कपलिंग्स, different types of couplings are there, why it is used couplings in the first place, and shaft design is based on some torsion theory only, hollow shaft, full through shaft, तो वो कहाँ यूज़ होता है थोड़ा उस पर देख लो। कीज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कीज इज़ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ मैकेनिकल सिस्टम्स ऑफ इसरो, उस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। And power screws भी is one thing which I think we don't study extensively in gate preparation. पावर स्क्रूज के लोअरिंग कंडीशन, सेल्फ लॉगिंग कंडीशन, सेल्फ एनर्जाइजिंग कंडीशन, लोअरिंग कंडीशन, जब हम उसको ऊपर उठाते हैं तो टॉर्क कैसा वैरी करता है, उस पर थोड़ा सा फोकस करो, अच्छा होगा। उसके अलावा देन इट कम्स क्लच, बियरिंग्स भी जो कर्व है हमारा, वो यू कर्व बनता है, उसको पूछा गया है बहुत बार इंटरव्यू पे, तो उस पर थोड़ा फोकस डालो। See these points I am trying to recollect what all are there. I am not very thorough with the syllabus now, it's been a while I have prepared. उसके बाद आता है हमारा ब्रेक्स, सेल्फ एनर्जाइजिंग ब्रेक्स, सेल्फ लॉकिंग ब्रेक्स, देख लो, अच्छा है, इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से अच्छा होगा। उसके बाद क्लच, वाई वी यूज़ मल्टी क्लच, वाई यूज़ सिंगल क्लच, वेर वी यूज़ मल्टी, वेर वी यूज़ सिंगल, वेर वी यूज़ सेंट्रीफ्यूगल क्लच, very important thing. Also one thing, chain drive and belt drive is also not part of our gate syllabus, लेकिन इसरो में पूछा जाएगा इंटरव्यूज़ में भी और रिटर्न एग्ज़ाम में भी। तो अगर बेल्ट के बारे में अगर बात करूँ तो बेल्ट में क्रीप फिनोमेना आता है, स्लिप फिनोमेना आता है, स्लिप के कारण क्या इक्वेशन में वेरिएशन होता है। आई थिंक डायरेक्ट एक बार क्वेश्चन पूछा गया है लोगों से, वेर यू हैड टू जस्ट इनपुट सम वैल्यूज़, लेकिन यू हैड टू टेक इन टू कंसिडरेशन द स्लिप ऑफ इंडिविजुअल पुलिस, तो वो कैसा वैरी करता है, यू हैव टू टेक इन टू अकाउंट। देन चेन ड्राइव, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेन ड्राइव, उस पर थोड़ा ध्यान रख लो। ये भी आप गेट में नहीं पढ़ते, तो इसरो लेकिन पूछता है। इवन इन PSU इंटरव्यूज बहुत बार बेल्ट ड्राइव, चेन ड्राइव के बारे में पूछा है, जस्ट पुट सम लाइट ऑन दैट। उसके अलावा वी हैव सम, आई हैव नॉट रिटन एनीथिंग अबाउट दैट। हाँ, हमारा पेट्रोफ्स इक्वेशन, मैकीज इक्वेशन, जो हमारा बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर के बारे में अंडरलाइन बेसिस पे है, उसको थोड़ा देख लो, वेर वी यूज़ दैट। फिर बियरिंग कैरेक्टराइजेशन नंबर, बियरिंग मॉडुलस, दोनों में फ़र्क क्या है पूछा गया है, उस पर थोड़ा लाइट डालो, अच्छा होगा। फिर बियरिंग्स, हाँ, बियरिंग्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। बियरिंग्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बियरिंग्स जो है, रोलर बियरिंग, जर्नल बियरिंग, एंटी फ्रिक्शन बियरिंग, सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल, उस पर एट दे माइट गिव यू सम केस कंडीशन। सपोज एक सिस्टम है, उसके अंदर से शाफ्ट जा रहा है,
shaft जा रहा है, it is subjected to some axial load only, but at the same time there is a angular shaft which is also connected to it by some universal joint mechanism. तो वो जो एंगल वाला शाफ्ट है, एंगल वाला शाफ्ट इट विल गिव यू टू कंपोनेंट्स, वन रेडियल कंपोनेंट एंड वन एक्शियल कंपोनेंट. तो व्हेन दैट सिस्टम इज सब्जेक्टेड टू ट्विस्टिंग मोमेंट ऑफ बोथ द शाफ्ट्स, तो उस पर आपको रेडियल फोर्स भी आएगा, एक्शियल फोर्स भी आएगा, लेकिन एक्शियल फोर्स जो है उसका कंपोनेंट ज़्यादा है, रेडियल फोर्स का एक ही कंपोनेंट है. तो इस केस में आप कौन सा बियरिंग यूज़ करोगे, बिकॉज आपका जो वैल्यू ऑफ एफ आर बाई एफ ए है इट विल बी लेस देन 1. तो उस केस पे आप कौन सा बियरिंग यूज़ करोगे. आई थिंक एफ आर बाई एफ ए लेस देन 1 है, तो आप एंगुलर बॉल बियरिंग से जा सकते हो. अगर एफ आर बाई एफ ए वैल्यू, अगर रेडियल फोर्स रेशियो टू एक्शियल फोर्स रेशियो इज मोर देन 1, तो ये चीज़ आपको थोड़े प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से भी सोचना है कि उस सिचुएशन में हम क्या यूज़ करेंगे. टेपर्ड रोलर बियरिंग है, टेपर रोलर बियरिंग में विच कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज नॉट देयर. आई थिंक रेडियल फोर्स इज नॉट देयर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. और हमारा जो सिलेंड्रिकल बियरिंग है, नीडल बियरिंग है, स्फेरिकल बियरिंग है, उस पर कौन सा कंपोनेंट नहीं है. उसके अलावा हमारा सेल्फ अलाइनमेंट, मिस अलाइनमेंट बियरिंग है, कहाँ यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है. प्रैक्टिकल केसेस पे थोड़े प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचोगे तो आपको एक अच्छा आइडिया मिलेगा कि वेयर हाउ इट इज़ यूज्ड. बियरिंग्स इफ़ यू आर नॉट एबल टू विजुअलाइज, बियरिंग्स मेरे लिए भी एक प्रॉब्लम थी, तो मैंने यूट्यूब का बहुत हेल्प लिया था कि डिफरेंट वर्किंग ऑफ डिफरेंट बियरिंग्स इन डिफरेंट कंडीशंस, क्योंकि बियरिंग इट इज़ यूज्ड एक्सटेंसिवली इन ऑल सिस्टम्स ऑफ इसरो. जो हमारे पंप है, पंप के बुश बियरिंग्स है, काफ़ी सारे सिस्टम में यूज़ होता है. तो बियरिंग एज सच इज हॉट, कैन बी अ हॉट इंटरव्यू टॉपिक. थोड़ा लाइट डालो. फिर हमारा क्लच ब्रेक हो गया. स्प्रिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट. स्प्रिंग्स पे हमारा जो स्प्रिंग कोएफिशिएंट है, हाउ इट वेरीज विथ आवर मेजर डायमीटर टू मिनिमल डायमीटर की एक्सपोनेंशियल कर्व है. पूछा गया है लोगों को पहले, कैसा उसका वैल्यू डिराइव होता है. हाउ इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ टर्न्स, स्प्रिंग स्टिफनेस, उस पर कैसे डिराइव करते हैं, एंड हाउ वी कम विथ दैट फाइनल डेरिवेटिव फार्मूला, वो पूछा गया है. इस पर थोड़ा लाइट डालो. प्रैक्टिस डूइंग डेरिवेशंस राइट फ्रॉम डे वन व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू ना. आपको अभी न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना है. जब यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू आपको देखना है कि वो लोग क्या क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, एंड अगर वो लोग क्वेश्चन पूछे देर कैन बी अ पोटेंशियल दैट दे कैन आस्क मी टू डिराइव ऑल्सो. तो कोई भी चीज़ों को आपको मिस नहीं करना है. आपको ऐसा जाना है कि आपको फिर डेरिवेशंस जब करते हो उसका अंडरलाइंग अजम्पशंस क्या है, डेरिवेशन कैसे करते हो, एंड हाउ टू अराइव एट द फाइनल फार्मूला. ये एक आप प्रैक्टिस करोगे ना वाइल राइटिंग, ये आपका सैन में बस जाएगा. तो प्रिपेयर इन दैट वे. तो या दैट इज़ हाउ यू डू प्रिपरेशन फॉर इंटरव्यू. देखो इसरो इंटरव्यू, बार्क इंटरव्यू एंड ऑल, दे आर प्योरली टेक्निकल. यहाँ पे आपका HR राउंड हार्डली होता है. HR राउंड में विल डिस्कस लिटिल बिट अबाउट दैट एट द एंड इफ टाइम परमिट्स. तो दैट इज़ हाउ यू हैव टू हैव आइडिया. काफ़ी चीज़ें टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात करो, देयर इज अ चांस दैट यू कैन गेट सेलेक्टेड. स्प्रिंग्स के जो है एक चीज़ है कि वेन एवर इट इज सब्जेक्टेड टू सम ट्विस्टिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट, ऑलवेज द इनर साइड ऑफ द स्प्रिंग इज क्रिटिकल थिंग. वहाँ पे सबसे ज़्यादा लोड लगता है. सीधा क्वेश्चन वो लोग पूछते हैं विच पॉइंट ऑफ ऑन द स्प्रिंग इज मोस्ट क्रिटिकल, एंड वेदर यू विल डिज़ाइन आउटर पार्ट और इनर पार्ट. आपको बोलना है इनर पार्ट में सबसे ज़्यादा लोड लग रहा है. व्हेन यू टॉक अबाउट डिज़ाइन ऑफ गियर्स, उसमें जो लेविस इक्वेशन है, लेविस इक्वेशन में काफ़ी अजम्पशंस लेते हैं हम उस पर जो कंप्रेसिव रेडियल फोर्स लगता है उसको हम सीधा नेग्लेक्ट करते हैं. हालांकि व्हेन इन एक्चुअल ऑपरेशन कंप्रेसिव रेडियल फोर्स का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है. वी हैव टू टेक इट इनटू कंसिडरेशन, बट लेविस इक्वेशन डिराइव करते वक्त वी नेग्लेक्ट दैट. तो आपको इस प्रकार से थोड़ा सा चीज़ों को देखना है व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू एक्सक्लूसिवली. और या दैट इज हाउ derivations. Yes, I'll list those important derivations maybe at the end, or I will make a separate list about that and I will share it in the group. क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या मैंने भी एक नोट डाउन करके रखा था मेरे प्रिपरेशन के वक्त. इट इज़ एट माई हाउस नाउ, एट माई होम. तो मैं उसका फ़ोटो लेके आई कैन शेयर इट विथ यू. व्हाट इज़ बेटर टाइम मैनेजमेंट रिगार्डिंग रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स. प्रकाश, ये आप इंटरव्यू के रिस्पेक्ट से बोल रहे हो क्या, रिटर्न एग्ज़ाम के रिस्पेक्ट से? बेटर टाइम मैनेजमेंट रिगार्डिंग रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स. इंटरव्यू प्रिपरेशन के रिस्पेक्ट से अगर मैं बोलूँ तो आपको सब कुछ पढ़ना है.
क्योंकि आप जैसे मैंने कहा पहले कि यू हैव टू स्टडी एवरीथिंग। इसरो ऐसा है कि दे विल आस्क यू, जैसे हमारे टाइम पे इंटरव्यू हुआ था ना, तो हम लोग को पूछा था पहले कि व्हाट आर योर फेवरेट सब्जेक्ट्स, बट जो वो लोग क्वेश्चन पूछते वो सब्जेक्ट से नहीं थे। ऐसे हुआ था हमारे साथ, मेरे मैक्सिमम ऑफ द फ्रेंड्स के साथ। वो लोग क्वेश्चन पूछते फ्रॉम द सब्जेक्ट्स विच यू हैव नॉट लिस्टेड। तो इंटरव्यू के लिए आपको सब कुछ पढ़ना है। रिटर्न एग्ज़ाम्स की अगर बात करूँ तो टाइम मैनेजमेंट, देखो वो केस पे डिपेंड करेगा मेरे ख्याल से प्रकाश, कि आपका क्या लेवल है प्रिपरेशन का। जैसे अगर मैं एग्जांपल बोलूँ इंग्लिश का, इंग्लिश तो कोई मेरे ख्याल से पढ़ता ही नहीं था। इंग्लिश आई थिंक इट्स नॉट आज इन इसरो, आई एम सॉरी फॉर दैट। बट मैथ्स के बारे में अगर कहूँ तो मैथ्स का बेसिक क्वेश्चन ही वो लोग बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी इज़ अ हॉट टॉपिक, प्रोबेबिलिटी से वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं रिटर्न एग्जाम में। बेइस थियरम एंड ऑल पूछा गया है इसरो के इंटरव्यू में पहले। फोरियर मेरे ख्याल से वी नेगलेक्ट फोरियर अलॉट, क्योंकि वो मैकेनिकल के मैथ्स से बहुत कम रिलेटेड है। कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स वालों से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा गया फोरियर से, तो फोरियर लेकिन इसरो पूछता है, तो फोरियर पे थोड़ा ध्यान रखो। उसके अलावा जो है मैथ्स में मैट्राइसिस है, थोड़ा सा कैन पुट सम लाइट ऑन दैट। एंड आई थिंक आई हैव आंसर्ड दैट क्वेश्चन, व्हाट better time management regarding respective subjects. Actually, I'm not able to get the question what it is about. What is better time management means, I'm not able to get it. If you can explain that, then maybe I can answer it. ठीक है, तो as we have started with maths, I will try to complete it. मैथ्स सिर्फ रिटर्न एग्जाम में पढ़ना है, नहीं इंटरव्यू के लिए पढ़ना है। आई विल कम टू दैट। मैथ्स रिटर्न एग्जाम में जो बेसिक आपका गेट इंजीनियरिंग सर्विसेज का क्वेश्चन है, उस लेवल से भी कम क्वेश्चन लेवल पे पूछते हैं। तो इफ़ यू आर थरो विथ मैथ्स ऑफ गेट, यू कैन आंसर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन। फोरियर पे थोड़ा ध्यान रखो, फोरियर हमारे गेट पे कम पूछा गया है, बट इसरो के रिटर्न एग्जाम्स पे फोरियर से क्वेश्चंस पूछे गए, तो उसको थोड़ा देख लो। उसके बाद आता है मैथ्स, हाउ इट मैथ्स विल बी आस्क्ड इन आवर इंटरव्यू। तो मैंने जो प्रिपरेशन किया था ना मैथ्स का, मैंने सारे कर्व्स प्रिपेयर करके गए थे, ग्राफ्स। जैसे हमारा लॉगरिथमिक ग्राफ्स हो गया, एक्सपोनेंशियल ग्राफ्स हो गया, मॉडुलस वाले ग्राफ्स हो गए। उसका मैंने पूरा एक मैथ्स के लिए सेपरेट बुक रखा था कि y इक्वल टू 1/x, y इक्वल टू मॉडुलस x, y इक्वल टू 1 मॉडुलस x, y इक्वल टू 1/1 माइनस x, y इक्वल टू 1/1 प्लस x, y इक्वल टू ln x, y इक्वल टू ln x रेज टू समथिंग सम एक्सपोनेंट। कैसा वैरी करता है, एक्सपोनेंट वैरी करेगा तो कैसा कैरी करेगा, इसका एक मैंने पूरा बुक बनाया था। बिकॉज हमारे मोस्ट ऑफ द, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ हमारे इस पे फोरियर नंबर का जो इक्वेशन है, जो हमारा टाइम कांस्टेंट का जो एक इक्वेशन आता है, वो एक एक्सपोनेंशियल कर्व है। वो एक्सपोनेंशियल कर्व, उस पर एक वेरिएशन करके दे कैन आस्क यू इन इंटरव्यू, ये पैरामीटर्स है, प्लॉट द कर्व। तो अगर आपको एक्सपोनेंशियल कर्व प्लॉट करना नहीं आ रहा है, तो इट कैन बी some marks that you can lose there, even though you knew how that equation works, Fourier equation works, but you are not able to plot the graph, you are not able to establish relation between y parameters and x parameters, तो वहाँ पे दिक्कत हो सकती है। तो मैथ्स जो है ना, आप ग्राफ्स पढ़ के जाओ, y इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू मॉडुलस एक्स, वाई इक्वल टू 1/x, वाई इक्वल टू 1/मॉडुलस एक्स, एक्सपोनेंशियल कर्व्स, ये सब कैसे कैसे डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स पे, मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, उस पर कैसे वैरी करते हैं, उस पर थोड़ा देख लो। ग्राफ्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पूछे गए हैं बहुत सारे लोगों को। फॉर्चुनेटली इट वॉज नॉट आस्क्ड टू मी, बट इट हैज़ बीन आस्क्ड मैनी टाइम्स इन इसरो इंटरव्यूज बिफोर, हैज़ बीन टू सम ऑफ माई फ्रेंड्स फ्रॉम ICRB ऑल्सो। सो मैथ्स का जो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ग्राफ्स पढ़ के जाओ, बस दैट इज़ मोर देन सफिशेंट। आई थिंक वी कैन फिनिश विथ मैथ्स हियर ऑल्सो, एंड या वी विल कंटिन्यू विथ मशीन डिज़ाइन। मशीन डिज़ाइन में प्री टेंशनिंग ऑफ बोल्ट्स, इट्स अ वेरी हॉट टॉपिक। अभी मैं जो काम कर रहा हूँ ना, उधर भी प्री टेंशनिंग ऑफ बोल्ट्स पे बहुत काम चलता है। इट्स अ वेरी एडवांटेजियस थिंग, और प्री टेंशनिंग अगर बराबर से नहीं हुआ तो इट कैन कम्प्लीटली लीड टू फेलियर ऑफ द होल प्रोपेलेंट टैंक। और प्री टेंशनिंग ऑफ बोल्ट्स अगर बराबर से नहीं किए तो फेलियर का चांसेस ज़्यादा होता है। तो उसका अंडरलाइंग चीज़ जो भी है,
कंसेप्ट, उसका डेरिवेशंस भी है, कुछ कुछ इक्वेशंस है, उसको थोड़ा देख लो. आप जस्ट नोट डाउन करो प्री टेंशनिंग ऑफ बोर्ड्स. आफ्टर द सेशन गो टू यूट्यूब, गो टू गूगल एंड गेट सम आइडिया अबाउट दैट. उसके बाद वाइंडिंग ऑफ सिलेंडर्स से क्वेश्चंस पूछे गए. एक्सटर्नल डायमीटर, इंटरनल डायमीटर्स, वाइंडिंग क्यों करते हैं फर्स्ट प्लेस पे, उस पर थोड़ा सा ध्यान रखो. उसके बाद आई थिंक मशीन डिज़ाइन इज ओवर. आई थिंक इफ़ आई एम एबल टू रिकलेक्ट समथिंग एट द एंड आई विल शेयर. अभी मुझे इतना याद आ रहा है. उसके बाद ओके, आई थिंक विल गो टू सम अदर सब्जेक्ट. हाँ, वी वर गोइंग विथ रिवेटिंग. रिवेटिंग का मुझे याद आया था. रिवेटिंग क्यों करते हैं, why we use riveting in place of welding. Welding, why we use in place of riveting. Different types of rivets होते हैं. Okay, I'll take one question in between. The small BTech project affect interview? No, it will not affect. If you are thorough with most of the other answers, it will not affect. I guess by small BTech project, I guess you are telling that your BTech project is not great. I assume from that it will not affect. But in case there has been many cases where the whole interview has revolved around your BTech project only. In that case it can be a problem that अगर आपको आपका बीटेक इंटरव्यू इतना अच्छा नहीं किया, आपने काम नहीं किया एंड यू डोंट नो मच अबाउट व्हाट यू हैव डन इन योर इंटरव्यू, इट कैन बी अ प्रॉब्लम. बट इफ़ यू आर थरो विथ ऑल द एस्पेक्ट्स कि आपने प्रोजेक्ट में राइट फ्रॉम ए टू जेड आपने क्या क्या काम किया है एंड उसके इंटर रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, इफ़ यू आर एबल टू आंसर दैट कॉन्फिडेंटली विथ फुल प्रिसिशन, लोगों के सिलेक्शंस हो गए ऑन बेसिस ऑफ प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ देयर बीटेक इंटरव्यू. और लोगों के रिजेक्शंस भी हो चुके हैं बिकॉज दे वर नॉट एबल टू आंसर इफेक्टिवली वॉट एवर क्वेश्चन वॉज आस्क्ड फ्रॉम बीटेक इंटरव्यू. तो बीटेक इंटरव्यू अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ. दिस वॉज वन पॉइंट आई फॉरगॉट टू मेंशन. बीटेक प्रोजेक्ट मैंने हमारे केसेस पे क्या हुआ था कि हमारे को ज़्यादा टाइम नहीं था, इस बार ऑनलाइन हुए थे इंटरव्यू, तो वो लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बीटेक इंटरव्यू के साथ. बट मुझे लगता है कि अभी अगर इंटरव्यू होगा तो ऑफलाइन होगा. तो अगर पैनल में से अगर आपका बैड लक के कारण कोई ऐसा एक इंटरव्यू मेंबर मिल गया जो आपका बीटेक प्रोजेक्ट के बेसिस पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, तो वो पूछेंगे, ज़रूर पूछेंगे. तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. तो अच्छे से पढ़ के जाओ, बीटेक प्रोजेक्ट को हल्के में मत लेना, बिकॉज दैट इज़ द बेसिस ऑन विच यू हैव ग्रेजुएटेड. एंड आप जब इसरो में जाते हो तो यू हैव टू अंडरटेक मेनी प्रोजेक्ट्स. तो हाउ मच इफेक्टिवली यू हैव डन योर वर्क, that will determine whether you will get good marks in interview or not. तो prepare interview very well. be it BTech और MTech अगर हो तो और भी अच्छे से प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा आपको, राइट. कुछ और चीज़ है जैसे एक्सेल और हमारा शाफ्ट हो गया. तो उस पर शाफ्ट में जैसा है उसमें ट्विस्टिंग मोमेंट भी आता है. इट ट्रांसमिट्स टॉर्क बट एक्सेल डजंट ट्रांसमिट्स टॉर्क. ये कुछ माइन्यूट पॉइंट्स है जो हम नेगलेक्ट करते हैं जब हम एक्सेल डिज़ाइन करते हैं. जैसे हमारा रियर व्हील एक्सेल है, फ्रंट व्हील एक्सेल है, उसको प्योरली ऑन बेसिस ऑफ बेंडिंग मोमेंट हम डिज़ाइन करते हैं. एक अंडरलाइंग प्रिंसिपल है. बट जब हम शाफ्ट को डिज़ाइन करते हैं वी हैव टू टेक इनटू अकाउंट बेंडिंग मोमेंट एज वेल एज ट्विस्टिंग मोमेंट. तो उसके बेसिस पे इंटर रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है. जब आप एक्सेल ये कर रहे हो तो उसका ओनली बेंडिंग मोमेंट है, वहाँ से बेंडिंग मोमेंट ये वैल्यू दिया उन्होंने, अब बनाओ एक मोर सर्कल बनाओ. मोर सर्कल से दे कैन आस्क मेनी फर्दर क्वेश्चंस. उसका इक्वेशन बना के बताओ ये वैल्यू वेरी कर रहा है तो वाई पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, शिफ्ट राइट पे शिफ्ट होगा, लेफ्ट पे शिफ्ट होगा. शाफ्ट का कर रहे हो दोनों आ रहा है, ये पैरामीटर चेंज करे तो ये पैरामीटर क्या होगा, तो मोर सर्कल बनाने बोलेगा. तो इंटर रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी सारे बन सकते हैं मशीन डिज़ाइन और सॉम से. सॉम के क्वेश्चन मशीन डिज़ाइन में पूछ सकते हैं, मशीन डिज़ाइन क्वेश्चन जैसे ये हो गया इंटर रिलेटेड सॉम से पूछ सकते हैं. माई प्रोजेक्ट इज स्मॉल बट आई डिड इट अलोन, नो एवरीथिंग अबाउट इट, दैट इज गुड, दैट्स गुड, नो इशू. क्या है ना कि जो भी आप किए हो ना काम, उससे आप खुद एनालाइज करो कि इंटर रिलेटेड क्या क्या हो सकता है. अगर आपने कुछ एनालिसिस सॉफ्टवेयर पे काम किया है तो एनालिसिस सॉफ्टवेयर का जो कुछ सॉफ्टवेयर पे आपने काम किया होगा उसका जो बैकग्राउंड प्रोसेस है वो पूरा FE है, फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस और फाइनाइट एलिमेंट मेथड वॉल्यूम जो भी है. तो वो लोग उससे रिलेटेड कर सकते हैं. आपने ये जो प्रोजेक्ट किया, आपने ये एनालिसिस का सॉफ्टवेयर यूज़ किया, सॉफ्टवेयर का
बेसिस क्या है, वर्किंग बेसिस क्या है, एफ ई ए, वो बोलोगे एफ ई ए, ओके एफ ई ए में क्या क्या इक्वेशंस आ रहे हैं, पार्शियल डेरिवेटिव इक्वेशंस, वो तो उस लेवल पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे एक आपका भी एक स्किल होगा कि आप ज़्यादा डिस्क्लोज ना करो चीज़ों को, क्योंकि आप ज़्यादा चीज़ों को डिस्क्लोज करना जाओगे तो वो इन डेप्थ घुसेंगे। दे आर लाइक such big experts who are sitting in the interview panel. They have got vast experience in this relevant fields. तो आप जितना इनक्लोज करोगे जाओगे ना, डिटेल्स में बताते जाओगे, और कंसेप्ट में घुसते जाएंगे, बैकग्राउंड पूछते जाएंगे, तो देर आर चांसेस दैट एट वन पॉइंट यू विल गेट स्टक वेरी लेट और यू कैन गेट स्टक वेरी अर्ली, इट विल डिपेंड। तो वहाँ पे थोड़ा आपका स्किल भी काम आएगा कि आप कितना डिस्क्लोज करो ना करो। सर हाउ कैन वी मोटिवेट, आई टेल दैट वो बीच में मैं बात करूँगा। प्रकाश प्रोजेक्ट के बारे में बोल रहा था, तो जैसे बोला आपने कि यू हैव डन इट अलोन एंड आई गेस यू नो ऑल अबाउट इट, यू हैव रिटन, यू नो एवरीथिंग अबाउट इट। जस्ट देखो कि आप मिनिमल चीज़ों को वहाँ पे डिस्कस करो इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यू पैनल। कैसा होता है ना, इंटरव्यू में जब जाते हो तो एक बायोडाटा फॉर्म होता है जो हमें फिल करना होता है, उस पर दे आस्क यू इन डिटेल व्हाट योर एम टेक बी टेक प्रोजेक्ट वॉज, तो आपको उस पर एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, ब्रीफ समरी लिखना पड़ता है कि आप क्या लिखो। तो वो समरी आपको ऐसा लिखना है ना कि आप ज़्यादा चीज़ों को डिस्क्लोज ना करो, आप बस लिखो छोटे छोटे पॉइंट्स पे कि ये काम किया था, और वो पॉइंट्स पे बेसिस पे आप खुद एक एनालिसिस करो कि यहाँ से किस चीज़ों से इंटरलेशन क्वेश्चन आ सकते हैं। आई गेस यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टेलिंग, किस सब्जेक्ट से इंटरलेट कर सकते हैं मैकेनिकल के, तो उस पर थोड़ा वर्क करो। कुछ स्प्रिंग्स पे काम किया तो डिफरेंट टाइम्स ऑफ स्प्रिंग है, स्प्रिंग डिज़ाइन कैसा है, उस पर सब थोड़ा काम करो। फ्लूइड फ्लो पे है तो फ्लूइड फ्लो से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, उस पर थोड़ा सा लाइट डालो। इंटर रिलेटेड क्वेश्चन लोग ज़्यादा पूछेंगे, और ऐसा चीज़ को प्रेजेंट करो कि आप ज़्यादा भी ना बताओ, लेकिन वो लोग जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो अच्छे से एक्सप्लेन भी करो। कॉन्फिडेंस होना एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और ज़्यादा चीज़ों को अगर डिस्क्लोज करोगे तो देर आर चांसेस कि आप यू कैन बी इन ट्रबल बिकॉज ऑफ इन डेप्थ क्वेश्चन दैट दे विल आस्क, स्पेशली इसरो इंटरव्यू, बिकॉज प्योरली टेक्निकल होता है। तो आई थिंक when you will practice for ISRO interviews and all, you will give mock interviews and all, you will have a rough idea. I will speak about mock interviews also at the end. I was stuck with some subjects. So I'll take one question of Prakash. Sir, how can we be motivated during exam preparation? I'll tell what I used to do. तो मेरा जो मेजर प्रिपरेशन था वो मैं एमटेक के वक्त करता था IIT मद्रास में। तो मोटिवेशन का तो यही था कि एक मैं जो करता था, मैं बस सोचता था कि वट एवर आई एम डूइंग नाउ इट इज़ इट्स अ पेनफुल प्रोसेस, क्योंकि मैं मेरे सारे फ्रेंड्स लोग एंजॉय कर रहे हैं एंड आई एम प्रिपेयरिंग, स्टिल प्रिपेयरिंग। एमटेक में ज्वाइन किया, आई कैन पॉसिबली स्टॉप माई स्टडीज हियर, बट आई हैव सम गोल टू गेट इन टू दिस ऑर्गेनाइजेशन। एमटेक वॉज नॉट माई प्रायोरिटी। तो मैं यही सोचता था कि जो मैं कर रहा हूँ ना अभी, it is a painful process. You are not enjoying, you are confined to a room, you are confined to a lab and preparing all alone. But मैं ये सोचता था कि at the end when I will give the paper and come back home, I'll be selected for interview, I'll prepare for interview, I'll give the interview and come back home, and when the results will come, when my name will be there in the list, at that time I will recount all this pain that I had taken. जो मैं हम लोग अकेले रूम में बैठ के हम लोग पढ़ते थे, तो मैं फ्यूचर का थोड़ा सोचता था कि जब मेरा नाम आएगा लिस्ट पे तो दिस थिंग्स विल नेवर मैटर टू मी। इनफैक्ट व्हेन आई विल लुक बैक, मुझे लगेगा कि मैंने बिकॉज प्रिपरेशन किया, इतना एक्सटेंसिवली प्रिपरेशन किया, इसके कारण मेरा नाम है लिस्ट पे। तो मैं थोड़ा फ्यूचर के बारे में सोचता था कि मेरा नाम आएगा लिस्ट पे, तो एट दैट टाइम अगर मैं अभी सेक्रीफाइस ना करूँ, मेरा नाम नहीं रहेगा लिस्ट पे, तो क्या होगा। तो मैं फ्यूचर का ऐसा तो सोच के बैठता था कि होगा मेरा प्रिपरेशन, वो प्रिपरेशन मेरा होगा सिलेक्शन, उस सिलेक्शन के लिए मुझे बैकग्राउंड प्रोसेस करना पड़ेगा, वो है प्रिपरेशन। एमटेक में काफ़ी टफ था क्योंकि आपको कोर्सेज भी कंप्लीट करने होते हैं, बट इट इज़ ऑल अबाउट हाउ यू टेक आउट टाइम फ्रॉम योर प्रिपरेशन। तो मैं वैसा ही था, बस इतना मोटिवेशन तो था नहीं, मुझे भी था नहीं ऑफकोर्स, क्योंकि आई हैड ऑल्सो नॉट गॉट सेलेक्टेड इन एनी अदर PSU बिफोर। एक क्वेश्चन लेता हूँ, सर दे विल बी आस्किंग रिगार्डिंग आवर वर्क experience in industry, that is steel plant, thermal power plant. Yes, they will ask. If you have mentioned in your biodata, they will ask. And steel plant से है तो समझ लो कैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछेंगे, एक्सटेंसिवली पूछेंगे वो लोग स्टील के बारे में, मटेरियल साइंस, आयरन कार्बाइड कर्व्स, TTT कर्व्स,
एक्सटेंसिवली पूछेंगे वो लोग स्टील के बारे में, स्टील के सारे ग्रेड्स सब पूछेंगे वो लोग। थर्मल पावर प्लांट्स है तो चांस है कि आपको पीएसयू में ज़्यादा पूछे, बट इसरो भी पूछ सकता है वहाँ पे जनरेटर का वर्किंग, जो भी है स्टील प्लांट्स में जो भी काम करता है, जो भी काम होता है सब कुछ वो लोग पूछेंगे। यू कैन इंटर रिलेट वेरी इजीली। स्टील पावर प्लांट है तो जैसे मैंने कहा अपना अपना आयन कार्बाइड डायग्राम्स एंड ऑल, उस पर वी विल गो टू दैट स्लोली। उसके बाद मटेरियल साइंस का विल टॉक अबाउट मटेरियल साइंस, उस पर यही आयन कार्बाइड डायग्राम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो ऐसा मतलब आयन कार्बाइड डायग्राम ऐसा होना चाहिए कि अभी बोर्ड में जाओ, इतना प्रैक्टिस करो कि अभी बोर्ड में जाओ एंड आप यू शुड बी हैविंग अ फ्री फ्लो अबाउट हाउ टू मेक अ डायग्राम। लाइक हमारे मेडिसिन में एक सर थे स्वदेश सर, ही यूज टू मेक अ फ्री फ्लो डायग्राम कि एकदम उनका हैंड बिड़ गया था एंड ही नोस यहाँ पे अल्फा है, यहाँ पे अल्फा का सेल है, यहाँ पे बीटा है, अल्फा प्लस बीटा है, ये यूटेक्टिक पॉइंट यूटेक्टाइड पॉइंट है, 6.61 में रुक जाता है, ये परलाइट इक्वेशन परलाइट बन जाता है, पेरिटेक्टिक इक्वेशन यूटेक्टाइड इक्वेशन, ऐसा फ्री फ्लो होना चाहिए। कार्बन एंड कार्बाइड डायग्राम इज अ वेरी वेरी हॉट टॉपिक ऑफ इंटरव्यू। हालांकि ये रिटर्न एग्जाम में बहुत कम पूछते हैं, इट इज़ आस्क्ड फॉर ओनली आई थिंक 1 or 2 marks हार्डली इन गेट, इवन इन द इसरो ICRB इंटरव्यू हार्डली दे आस्क फॉर 1 or 2 क्वेश्चंस, बट इंटरव्यू के रिगार्ड से मटेरियल साइंस काफ़ी इंपॉर्टेंट। टॉकिंग अबाउट मटेरियल साइंस मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे मटेरियल साइंस से। देखो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये एक क्रायोजेनिक करके एक टेक्नोलॉजी है जो इसरो ने डेवलप किया है आप हमारे अपर स्टेजेस में यूज़ करने के लिए, कस्ट स्टेजेस में यूज़ करने के लिए। तो देयर वी स्टोर our propellants, liquid hydrogen and oxygen in -250 and -180 डिग्री सेल्सियस। तो क्रायोजेनिक्स एक अपने आप में एक बहुत बड़ा एक्सटेंसिव सब्जेक्ट है। तो उसको स्टोर करने के लिए विच टैंक्स विल बी विल यूज़ ऑस्टेनिटिक स्टील्स, बिकॉज उनका देखो क्रायो टेम्परेचर्स पे क्या होता है कि इवन द मोस्ट डक्टाइल एलिमेंट विच इज़ डक्टाइल एट रूम टेम्परेचर, अबव रूम टेम्परेचर, वो ब्रिटल हो जाता है at those cryo temperatures. So what ISRO does is ISRO extensively goes with, not only ISRO, almost all the space agencies go with austenitic stainless steels. तो आप स्टेनलेस स्टील इंडस्ट्री में थे, एक्सटेंसिवली दे विल आस्क क्वेश्चंस। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है डक्टाइल टू ब्रिटल ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होता है, ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होता है, दोनों में फ़र्क है, एक्सटेंसिवली दे आस्क। तो आयन कार्बाइड डायग्राम, TTT डायग्राम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टील, ग्रेड्स ऑफ स्टील, ऑस्टेनिक स्टील, मार्टेनसाइट कैसे कैसे बनता है, कूलिंग कर्व्स कैसे कैसे बनते हैं, मार्टेनसाइट कब बनता है, उसका स्टील का हीट ट्रीटमेंट, एनिलिंग, कार्बोराइजिंग, नॉर्मलाइजिंग, हार्डनिंग, ये सब एक्सटेंसिवली आप समझ सकते हो। स्टील का इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, एक्सटेंसिवली दे विल आस्क, हीट ट्रीटमेंट सब कुछ पूछेंगे। देन मटेरियल साइंस में अगर हम बात करें तो ये हो गया हमारा स्टील का एस्पेक्ट। हाँ, प्योर हमारा प्योर आयन का जो है उसका कूलिंग कर्व कैसा है, एट वॉट पॉइंट, जो एक क्यूरी पॉइंट होता है 768 डिग्री सेल्सियस, उसके ऊपर उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ कैसा होता है, उसके नीचे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ कैसा होता है, चेंज होता है प्योर आयन का, तो उस पर थोड़ा सा लाइट डाल दो। उसके बाद हमारा फेज डायग्राम्स किस अंडरलाइंग बेसिस पे होता है, हम क्या असम्पशंस लेते हैं फेज डायग्राम के, इज इट इक्विलिब्रियम डायग्राम और नॉट, ये सब चीज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माइन्यूट चीज़ वो लोग पूछते हैं, which most of the cases हम लोग नेगलेक्ट करते हैं when we are preparing for written exam, especially GATE and all, but इंटरव्यूज में एक हॉट टॉपिक है, वो लोग माइन्यूट चीज़ को पकड़ के वो लोग क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। उसके बाद अगर रिटर्न एग्जाम के बारे में बात करूँ, हाँ एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ओके विल टॉक अबाउट दैट लेटर, यूनिट सेल्स लैटिस क्रिस्टलोग्राफी एंड ऑल, उस पर एल्यूमिनियम डक्टाइल मटेरियल्स कौन सा ऑर्डर बैक ऑर्डर फॉलो करते हैं, ब्रिटल मटेरियल्स कौन सा फॉलो करते हैं, मोलिब्डेनम जिंक, एक कौन सा स्टैकिंग ऑर्डर फॉलो करते हैं, HCP BCC FCP क्यों फॉलो करते हैं, FCP BCC HCP में फ़र्क क्या है, FCC HCP दोनों डक्टाइल को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन उनमें फ़र्क क्या है, डक्टिलिटी का फ़र्क है, स्लिप बैंड्स स्लिप रीजन्स का फ़र्क है, उसमें कितने सारे स्लिप रीजन्स है, 48 है, 12 है, इसमें 6 है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर APF एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन, डेरिवेशन भी बोल सकते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर, सब ये सब माइन्यूट चीज़ें वो लोग पूछेंगे, रिटर्न एग्जाम में भी पूछते हैं और इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं। एल्यूमिनियम इट फॉलोज विच स्टैकिंग ऑर्डर, HCP फॉलो करता है, FCC फॉलो करता है,
FCC अगर ज़्यादा स्लिप बैंड्स है तो डज इट इम्प्लाई दैट उसका डक्टिलिटी ज़्यादा होगा? नहीं होता, ऐसा नहीं होता। BCC का ज़्यादा FCC से, बट इट इज़ ब्रिटल दैन FCC। तो क्यों होता है, क्या है? स्लिप फिनोमिना क्या है, एक्सटेंसिवली पूछते हैं वो लोग इंटरव्यू में। कैसा है उसको, माइक्रोस्ट्रक्चर लेवल पे आप जाओगे तो कैसा, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। बर्गर वेक्टर, डिफॉर्मेशन प्लेन, डिफॉर्मेशन स्लिप प्लेन्स, एच डिसलोकेशन, सरफेस डिसलोकेशन। तो ये सब चीज़ आपको बहुत माइन्यूटली आपको देखना है, पढ़ना है, समझना है। इट इज़ आस्क्ड लॉट इन इंटरव्यू। तो उसके बाद आता है हमारा मटेरियल साइंस पे। या यू कैन ऑल्सो पुट सम कमेंट्स इफ आई एम मिसिंग आउट ऑन समथिंग, आई विल trying to recollect. There are very less questions from industrial engineering written exam. What about interview? इंटरव्यू में इंडस्ट्रियल से कम पूछेंगे unless your MTech is in some industrial engineering, they will ask you very less. मेरा एक फ्रेंड था, उसका MTech, दो फ्रेंड एक्चुअली था, उनका MTech इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में था, तो उनको पूछे थे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से क्वेश्चंस पूछे थे। तो इफ़ योर MTech इज इन इंडस्ट्रियल, आई थिंक क्वेश्चंस विल मोर बी सेंटर्ड अबाउट दैट। बट जितना मुझे मेरा नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से कम पूछेंगे। बेसिक टर्म्स पूछते होंगे, BEA क्या है, विच मॉडल वी फॉलो इन दिस ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑल दैट, बेसिक क्वेश्चंस वो लोग पूछेंगे। रिलायबिलिटी है, रिलायबिलिटी, क्यूइंग फैक्टर, क्यूइंग मॉडल में विच इक्वेशन वी गो थ्रू, उस पर पूछ सकता है। एज सच इंडस्ट्रियल में देन इन माई सेंस इंडस्ट्रियल रिटर्न एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैन इंटरव्यू। कैन गो विद दैट। Okay, so we were talking about material science. I think we are done with machine design and material science and mathematics also. I think material science में मैं बात करूँगा। तो okay, so what I am working on is right now also on material science only. I am in an entity called MME, which is material and manufacturing entity. So here we deal with new material characterization, development, and basically with manufacturing processes. तो मैन्युफैक्चरिंग के बारे में विल स्टार्ट विद मैन्युफैक्चरिंग नाउ। मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन में सबसे पहले है मेटल कटिंग। मेटल कटिंग एक्सटेंसिवली यूज़ होता है। इसरो के सारे टैंक्स, इंजन्स भी है, स्ट्रक्चर्स में मेटल कटिंग यूज़ होता है। टूल्स का ग्रेड क्या होता है, टूल्स के मटेरियल क्या होता है, हैव अ लुक एट इट। जो मैं बोल रहा हूँ ना पॉइंट्स, आप एक बुलेट पॉइंट में लिख लो, कैन गो थ्रू दैट लेटर। तो मटेरियल ऑफ मटेरियल कटिंग, इज देयर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर MTech IITs टू इसरो? यस, दैट इज देयर। MTech IITs, आई मीन MTech का जो ICRB होता है ना, ICRB नहीं होता है, वो डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुलाता है आपको, और वो सेंटर स्पेसिफिक रिक्रूटमेंट होता है। तो वो इसरो के मेन साइट में नहीं देखेगा आपको इसरो के जो यूनिट्स है, जैसे VSSC हो गया सॉरी VSSC हो गया, LPSC हो गया, SAC हो गया, तो वहाँ पे आपके MTech के स्पेशलाइजेशन के बेसिस पे इंटरव्यू में डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। तो डिपेंड्स आपने MTech किस स्पेशलाइजेशन में किया है। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग वालों को बहुत बुलाते हैं, मशीन डिज़ाइन वालों को बुलाते हैं, थर्मल वालों को बुलाते हैं, इवन ऑटोमोबाइल वालों को रिसेंटली रिक्रूटमेंट हुआ था VSSC में, जो तिरुवनंतपुरम में है। तो MTech अगर हो कुछ स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन में और उसका इसरो में काम है तो दे विल कॉल यू। और एक बेनिफिट है कि अगर आप MTech से आ रहे हो तो योर नेक्स्ट प्रमोशन विल बी ड्यू इन 2 years, तो आपको अर्ली प्रमोशन मिलता है। बट उस पर क्या है कि आपका CGPI मैटर्स अ लॉट। आप योर शॉर्ट लिस्टिंग विल बी बेस्ड ऑन योर CGPI, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ योर कॉलेज। आपका कोई भी कॉलेज रहने दो, IIT NIT, कोई भी Tier 3 Tier 4 कॉलेज होने दो, इट विल बी प्योरली बेस्ड ऑन योर CGPI। तो वर्क वेल ऑन योर CGPI, देयर कैन बी चांसेस दैट यू विल कॉल फॉर इंटरव्यू। ठीक है, तो विल स्टार्ट विथ प्रोडक्शन नाउ। प्रोडक्शन में कास्टिंग हो गया, वेल्डिंग हो गया, मेटल कटिंग हो गया, CIM हो गया, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, CNC कोड्स पढ़ लो, G कोड्स, M कोड्स, जो भी है बेसिक चीज़, सारे मत पढ़ो, उस पर आपका वो हो जाएगा। उसके बाद विल स्टार्ट विथ मेटल कटिंग। वी आर स्पीकिंग अबाउट मेटल कटिंग। मेटल कटिंग में जैसे मैं बोला, टूल का मटेरियल क्या है, HSS है, टंगस्टन, कार्बाइड टूल्स ही मोस्टली यूज़ होते हैं।
टाइटेनियम इज़ अ वेरी हार्ड मटेरियल टू कट, तो हम वहाँ पे कौन सा कटर यूज़ करते हैं? कैन वी गो विद डायमंड? डायमंड इज डायमंड यूज्ड? यस इट इज़ यूज्ड, बट कैन वी यूज़ इट एवरी टाइम? यू हैव टू लुक एट इट, तो उस पर थोड़ा ध्यान रख लो. टूलिंग्स, फिक्सचरिंग, फिक्सचरिंग इज़ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग. फिक्सचर्स जिग्स में क्या फ़र्क होता है उस पर थोड़ा सा देख लो. फिक्सचरिंग एक्सटेंसिवली यूज्ड, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चीज़. देन मेटल कटिंग हो गया. मेटल कटिंग में जो भी है वो हमारा MRR, वो सब तो थोड़ा ध्यान रख लो. पूछ सकते हैं रिटर्न एग्जाम में, तो पूछेंगे ही, और एक्सटेंसिव इंटरव्यू में भी पूछते हैं. ओके फाइन. देन विल स्टार्ट विद कास्टिंग. कास्टिंग या इम्पोर्टेंट चीज़ है. कास्टिंग में क्या पूछ सकते हैं? आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट नाउ एक्चुअली. कास्टिंग में देखो, हाँ एक चीज़ है कास्टिंग में, द डिज़ाइन ऑफ योर राइज़र. राइज़र डिज़ाइन वो लोग पूछे बहुत सारे लोगों को, कौन से बेसिक अंडरलाइन प्रिंसिपल पे कास्टिंग का राइज़र डिज़ाइन होता है. स्फेरिकल होना चाहिए, सिलेंड्रिकल होना चाहिए. स्फेरिकल हमें अगर मटेरियल का जो कंजम्पशन है कम करना है तो विल गो विथ स्फेरिकल, लेकिन हमें अगर बेटर प्रॉपर्टीज चाहिए, फ्लो प्रॉपर्टीज चाहिए, तो विल गो विथ सिलेंड्रिकल. उसके जो भी है, तो यू वॉट एवर यू प्रिपेयर फॉर गेट, दैट इज़ इनफ. उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइजर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कास्टिंग्स, प्रेशर डाई कास्टिंग, ग्रेविटी डाई कास्टिंग, शेल कास्टिंग, कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं. और एक चीज़ मैं कहूँ तो कास्टिंग एज सच इज़ वेरी यूज्ड वेरी लेस इन इसरो, बिकॉज आपको पता है कास्टिंग के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसका स्ट्रेंथ कम होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ स्पेशली. तो कास्टिंग पे इतना फोकस मत करो जितना रिटर्न एग्जाम के आप पढ़ते हो, दैट इज़ इनफ फॉर इंटरव्यू. उसके बाद विल गो विथ फॉर्मिंग. फॉर्मिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर्मिंग में सब कुछ आएगा आपका. प्रॉपर्टीज़ चेंज, आपका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है फॉर्मिंग में, तो उसका एक अलग सा इक्वेशन है. वो इक्वेशन का डेरिवेशन में अजम्पशन क्या क्या है, उसमें अजम्पशन मुझे याद है कि वी नेग्लेक्ट द डिविएशन इन इलास्टिक रीजन. इलास्टिक रीजन में जितना भी हमारा स्ट्रेन आ गया उसको भी नेग्लेक्ट करते हैं, विच स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो. तो वो एक अजम्पशन है. वो सब माइन्यूट थिंग्स है जो आपको ध्यान रखना. उसके बाद फ्लो कर्व इक्वेशन जो बोलते हैं, पावर कर्व इक्वेशन, उस पर क्या क्या पैरामीटर्स डिफाइन होते हैं उसको थोड़ा ध्यान रख लो. शीट मेटल ऑपरेशन एक्सटेंसिवली भी हम लोग इसरो में यूज़ करते हैं. जो भी टैंक्स है सारे शीट मेटल्स के रूप में होते हैं. तो वो सब रोलिंग ऑपरेशन, कैसा हमारा न्यूट्रल पॉइंट वैरी करता है, बिफोर न्यूट्रल पॉइंट वेलोसिटी बढ़ता है कम होता है. रोलिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. वैसे ही थोड़ा उस पर फोकस कर लो. देन विल गो विथ वेल्डिंग. वेल्डिंग इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल्डिंग. देखो अभी हमें मटेरियल स्पेसिफिक बात करना पड़ेगा. इसरो के जो एरोस्पेस मटेरियल्स है वो मैंने जैसे कहा स्टील है. स्टील के डिफरेंट ग्रेड्स है. हम ASTM ही फॉलो करते हैं मोस्टली स्टील्स के लिए, और एल्यूमिनियम के लिए हम AMS स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं. और टाइटेनियम है, तो एल्यूमिनियम, टाइटेनियम, स्टील, इसके जितने आप मटेरियल कैरेक्टराइजेशन प्रॉपर्टीज़ है, इसके वेल्डिंग प्रॉपर्टीज़ है, आप पढ़ कर जाओ, बहुत हेल्प मिलेगी. और ये तीन मटेरियल काफ़ी यूज़ हो रहा है, तो ये तीन मटेरियल के सेंटर को रख कर ही पूरा आपका डिस्कशन होगा इंटरव्यू का. टाइटेनियम, why we use titanium is little bit more dense than aluminum. It is hard to cut, but still we go with titanium. Our all helium gas bottles are titanium. Why we go with that? So उस पर थोड़ा सा ध्यान रखो. Then now talking about composites. Composites is another important thing which ISRO is working extensively on. जो हमारे हीट शील्ड पे जो सब लगता है, इट्स नॉट रेगुलर मेटल, इट इज़ कंपोजिट्स. तो कंपोजिट्स कैसे बनते हैं? एक मैट्रिक्स होता है, एक अंडरलाइंग एलिमेंट होता है, कौन सा क्या प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है. RCC जो हमारा स्टील एंड कंक्रीट होता है, RCC उसमें स्टील क्या हेल्प करता है, कंक्रीट क्या हेल्प करता है, कैसे हेल्प करता है. कंपोजिट्स वन काइंड ऑफ कंपोजिट ओनली, तो उस पर थोड़ा सा वर्कआउट करो. कंपोजिट से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछते हैं. नाउ कमिंग टू अनदर इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग और पाउडर मेटलर्जी. आई थिंक द कंसेप्ट इटसेल्फ इज इनफ टू नो. एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग आजकल इसरो काफ़ी रिसर्च कर रहा है उस पर, टू कम अप विथ न्यू वेज. जो भी हमारे क्रिटिकल मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, टाइटेनियम स्पेशली टाइटेनियम का जो डिफ़िकल्ट टू मैन्युफैक्चर, डिफ़िकल्ट टू कट है, तो उस पर वो एरियाज़ पे वी कैन गो विद एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग. पाउडर मेटलर्जी
अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। उस पर 3D प्रिंटिंग, फ्यूज डेपोजिशन मॉडलिंग, जो हमारा शीट का होता है, शीट टू शीट लेवल का प्रिंटिंग होता है, उस पर थोड़ा ध्यान रख लो। और ये हमारे इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट। कंपोजिट्स, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, पाउडर मेटलर्जी, नैनो मटेरियल एज सच बहुत कम है उसका स्कोप पूछना, बट इफ़ यू हैव बेसिक आइडिया अबाउट वर्किंग ऑफ नैनो मेटलर्जी तो उस पर थोड़ा सा देख लो। आई थिंक वी आर डन विथ प्रोडक्शन। जस्ट 1 minute, आई विल जस्ट क्विकली कम। Sorry for the delay. We'll continue. We'll start with one more thing, which is unconventional machining. अनकन्वेंशनल मशीनिंग, EBW, LBW जो भी है वो इसरो में काफ़ी यूज़ होता है, तो देयर कैन बी चांसेस दैट दे विल बी आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम यू ऑन EBW। वेल्डिंग भी हो गया और मशीनिंग भी हो गया, EBM भी हो गया, फिर EDM जो भी अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस है। वाटर जेट मशीनिंग हम लोग काफ़ी जगह पे यूज़ करते हैं, जो सिंपल टू कट मटेरियल्स है, जो लो थिकनेस के है, तो वाटर जेट मशीनिंग EDM यूज़ करते हैं हम लोग। उसके बाद हमारा आई थिंक वी आर डन विथ प्रोडक्शन ईयर। इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से अनकन्वेंशनल पे थोड़ा ध्यान दो, और उससे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं वो लोग। और फॉर्मिंग एस वी टोल्ड, इट्स इम्पॉर्टेंट। आई थिंक द लास्ट सब्जेक्ट टू टच इज सॉम। सॉम के बारे में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। सॉम के बारे में बोलूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख लो जो भी मटेरियल्स है, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, स्टील, इसके यंग्स मॉडुलस कितने हैं? रूम टेम्परेचर का वैल्यूज में बोल रहा हूँ, नॉट एट सम रिक्रिस्टलेशन टेम्परेचर एंड ऑल। रूम टेम्परेचर में उसके कितने वैल्यूज है, वाई वी यूज़ विच मटेरियल वेयर एंड वेयर, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसा थोड़ा सा देख लो। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लो कर्व्स, जो हमारा इलास्टिक रीजन में है, प्लास्टिक रीजन में है, स्टैटिक अप्लाइड लोड, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। उसके बाद स्टैटिक के बाद हम लोग एक फ्लक्चुएटिंग लोड लगाते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा फ्लो इक्वेशंस देख लो। और स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ स्टील, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का यील्ड पॉइंट मिलना बहुत मुश्किल है, सो वी गो विथ विच काइंड ऑफ 0.2% प्रूफ स्ट्रेस हम लोग लगाते हैं, देन वी प्लॉट द यील्ड स्ट्रेस। वाई इट इज़ रिक्वायर्ड, यू नो द आंसर। स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व एक्सटेंसिवली लोग पूछेंगे, विच पॉइंट्स टू प्लॉट। वेरी बेसिक क्वेश्चन है, बट काफ़ी सारे लोग को पूछे एंड यहाँ पे लोग काफ़ी अटकते हैं, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके बाद उसके बारे में बोलता हूँ, ये स्टिफनेस, रिजिडिटी, उसके इक्वेशंस क्या है, स्टिफनेस क्या सिग्निफाई करता है, रिजिडिटी क्या सिग्निफाई करता है, उस पर थोड़ा ध्यान रख लो। शाफ्ट्स यहाँ पे बहुत सारे जगह पे यूज़ होते हैं। पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी ऑफ शाफ्ट्स, हॉलो शाफ्ट, फुल थ्रू शाफ्ट, उसके क्या पैरामीटर्स पे चेंजिंग आएगी, इंपॉर्टेंट है। कार्बन के परसेंटेज बढ़ाएंगे तो उसके प्रॉपर्टीज़ पे क्या फ़र्क आएगा, देख लो एक बार। सीधा क्वेश्चंस पूछते हैं वो लोग इंटरव्यू पे। देन आवर पॉइजन्स रेशो से मुझे पूछा था कि कॉर्क का पॉइजन रेशो, वाई वी यूज़ कॉर्क इन आवर दिस वाइन बॉटल्स एंड ऑल, क्यों यूज़ करते हैं, जस्ट हैव आइडिया अबाउट दैट, इसका यूज़ कितना है, पॉइजन्स रेशो कितना है। देन अगेन अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज वाइल वेल्डिंग वी एनकाउंटर लॉट ऑफ हीट। वेल्डिंग के बारे में बोलूँ तो मैंने जैसे कहा पे स्टील वेल्डिंग होता है, एल्यूमिनियम वेल्डिंग होता है, टाइटेनियम वेल्डिंग होता है, तो सबका अलग अलग डिफरेंट वेल्डिंग प्रोसेस है। स्टील को हम टिक से कर सकते हैं, एल्यूमिनियम को हम टिक से कर सकते हैं, टाइटेनियम को हम टिक से कर सकते हैं बट मुश्किल है, उतना हीट नहीं मिलता है।
तो हम वी गो विथ EBW वेल्डिंग, इट्स कॉन्सेंट्रेटेड हीट एट द वेल्ड लोकेशंस। और एल्यूमिनियम के वेल्डिंग में क्या डिफिकल्टी आ सकती है, देखो ये जो चीज़ है ना, ये मेरे प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, बिकॉज दिस आर द थिंग्स दैट आई एम डीलिंग विथ डे ऑन डे टू डे लाइफ एट इसरो वाइल वर्किंग इन इसरो। तो क्या चैलेंजेस यू फेस व्हेन यू आर वर्किंग विथ एल्यूमिनियम स्पेशली कंपेयर टू अदर मटेरियल्स। तो आप बोल सकते हो एल्यूमिनियम का जो थर्मल कंडक्टिविटी है बहुत ज़्यादा है, तो हीट एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होता, हीट फ्लोस, तो आपको बेस प्लेट कुछ और रखना पड़ेगा। कैन कम अप विथ सम आइडियाज़। देन एल्यूमिनियम हाईली करोसिव है, अब जैसे हीट उससे इंट्रैक्ट होता है ऑक्साइड लेयर का फॉर्मेशन होता है, ऑक्साइड लेयर मेल्टिंग पॉइंट इज़ वेरी हाई, तो उसको फर्दर वेल्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। टाइटेनियम को वेल्ड करना क्यों मुश्किल है, जस्ट हैव अ लुक एट इट। एंड उसका जो थर्मल एक्सपांशन कोएफिशिएंट है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो इवन स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट इनपुट देयर विल बी डिस्टॉर्शन, तो डिस्टॉर्शन के कारण पूरा जो स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी है वो बिगड़ सकता है। सो व्हाट वी कैन कम अप विथ इनोवेटिव आइडियाज टू कंट्रोल दैट डिस्टॉर्शन, ये सब चीज़ सीधा पूछते वो लोग। एंड दीज आर द थिंग्स दैट दे आर एनकाउंटरिंग ऑन डे टू डे लाइफ एट इसरो, क्योंकि जो भी टैंक्स है उस पर सब सारे एल्यूमिनियम के टैंक्स है, प्रोपेलेंट टैंक्स, तो उस हिसाब से आई थिंक विल हैव अ बेटर आइडिया अबाउट दोज थिंग्स। डिफरेंट थिंग इज जो भी है हमारे स्ट्रक्चर्स है उसके सेल्फ वेट होते हैं स्ट्रक्चर्स। एक एक टैंक का अगर मैं बोलूँ तो इट्स ऑलमोस्ट 1 टन, अगर बड़े बड़े टैंक्स को जाऊँगा तो इट्स मोर दैन 1 टन। तो उसका सेल्फ वेट को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं क्या? नो, वी कांट नेगलेक्ट। तो सेल्फ वेट के कारण कितना एलोंगेशन हो सकता है, कितना स्ट्रेन एनर्जी पे वेरिएशन हो सकता है। तो सेल्फ वेट जो है ना उस पर काफ़ी सारी इक्वेशन है, उस पर थोड़ा वर्कआउट करो। डिफरेंट कंडीशंस पे क्या क्या है, ओवर हैंगिंग है, हॉरिजॉन्टल है, उस पर थोड़ा वर्कआउट करो, अच्छा होगा। देन प्रिंसिपल स्ट्रेस, प्रिंसिपल प्लेन, जितना आप रिटर्न एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो एक्सटेंसिवली इंटरव्यू के लिए पढ़ो। डेरिवेशन वो लोग पूछ सकते हैं, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान रखो। आई थिंक वी आर डन विथ मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स दैट वी हैव कवर्ड। उसके बाद आईसी इंजन में जो भी है बेसिक आप रिटर्न के लिए पढ़ते हो ना, दैट इज़ इनफ। आईसी इंजन का मुझे एक याद आया, जो हमारे कैटलिटिक कन्वर्टर्स होते हैं वो हनी बी स्ट्रक्चर का होता है। तो वाई वी गो विथ हनी बी स्ट्रक्चर एक्सटेंसिवली, वाई वी कांट गो विथ सम रेक्टेंगुलर क्यूबिक स्ट्रक्चर्स, तो वो सब एक काइंड ऑफ अ जनरल नॉलेज क्वेश्चन है, तो इसरो उस पर भी थोड़ा फोकस करता है। बेसिक कॉमन सेंस और जनरल नॉलेज के चीज़ों पे इसरो काफ़ी फोकस करता है। डीप अगर आप ये बड़ा बड़ा इक्वेशंस आपको याद है बाय हार्ट है, उस पर कुछ काम नहीं होगा। आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि वाई वी गो विथ हनी बी स्ट्रक्चर्स, नोट इट डाउन समवेयर। जैसे आप आईसी इंजन पढ़ रहे हो, हनी बी स्ट्रक्चर क्यों यूज़ हो रहा है, वाई इट इज़ यूज्ड फॉर एवरी न्यू थिंग दैट यू आर एनकाउंटरिंग ना। अगर आप वहाँ पे वाई लिखे ना एंड यू विल गो एंड गूगल इट, यू विल हैव अ बेटर आइडिया, सो दैट व्हेन समवन एल्स विल आस्क यू कैन इंटररिलेट दोज थिंग्स एंड यू कैन ऑल्सो गिव सम आइडिया कि यहाँ पे भी एक स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी का प्रॉब्लम है, वी कैन गो विथ सम हनी बी स्ट्रक्चर हियर, क्योंकि वो स्ट्रेंथ बढ़ाता है। सो दिस वे अगर आप वाई करके चीज़ों को अगर पढ़ोगे ना, वाई इट इज़ यूज्ड, वाई नॉट दिस, वाई दिस, स्पेशली इंटरव्यू के प्रिपरेशन में। रिटर्न एग्जाम में मत करो ये वाई मत करो। इंटरव्यू के इसमें अगर आप ये एक सामने लिखोगे ना, वाई इट इज़ यूज, वाई नॉट दैट, इट कैन हेल्प यू टू कम अप विथ गुड इनोवेशन, सो दैट इवन आफ्टर यू गेट सेलेक्टेड इन इसरो ना, आपका जो डे टू डे काम आएगा ना, उस पर यू कैन गिव गुड इनोवेशंस, गुड इनोवेटिव सोल्यूशंस। तो दैट इज़ व्हाट इसरो एक्सपेक्ट्स फ्रॉम यू, दैट इज़ व्हाट ऑल दिस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्ट्स। तो दिस वे प्लीज़ हैव अ स्ट्रेटजी टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू। उसके अलावा मेट्रोलॉजी है, मेट्रोलॉजी वेरी इंपॉर्टेंट है, उस पर वर्किंग ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, ज़ीरो काउंट, लीस्ट काउंट, वो सब थोड़ा देख लो। दे कैन आस्क यू डायरेक्टली, दे कैन टेल यू दिस मच इज़ द रीडिंग शोइंग, व्हाट इज़ द करंट वैल्यू। तो वर्किंग ऑफ दोस माइक्रोमीटर गेजेस एंड ऑल, साइन गेजेस, वर्नियर कैलिपर एंड ऑल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिट्स, इंटरफेरेंस फिट्स, क्लियरेंस फिट कहाँ यूज़ होता है। सपोज दे विल टेल यू आई हैव टू माउंट पुली ओवर अ शाफ्ट, तो कौन से टाइप ऑफ फिट आएगी, वाई विल नॉट गो विथ क्लियरेंस फिट, वाई विल ओनली गो विथ इंटरफेरेंस फिट, ट्रांजिशन फिट क्या होता है। तो ये सब चीज़ों पे थोड़ा सा अगर प्रैक्टिकली आप देखोगे तो बेटर होगा। एक्सेल जब व्हील पे लगता है तो कौन से काइंड ऑफ फिट है, बियरिंग शाफ्ट पे लगता है, कौन सा काइंड ऑफ फिट, थोड़ा सा डाल दो आइडिया। थैंक यू प्रकाश, थैंक यू। I hope I am not boring you all people, because
मेरे पास एक्चुअली मेरे बुक्स नहीं है मेरे पास अवेलेबल, तो ये सब चीज़ है जो मेरे को आई एम एबल टू रिकलेक्ट। अगर मेरे पास बुक्स होता तो मैंने क्या क्या पॉइंट्स लिख कर रखा था ना, आई वुड हैव शेयर्ड विथ यू। नेक्स्ट टाइम मैं जब घर पे जाऊँगा आई विल पोस्ट इट इन द ग्रुप, आई विल टेल अजय टू पोस्ट व्हाट आर पॉइंट्स आई हैड मेड, बिकॉज इंटरव्यू के लिए मैंने काफ़ी पॉइंट्स लिखे थे जो जो एडिशनली मुझे पढ़ने अपार्ट फ्रॉम माई गेट प्रिपरेशन, और वो सब पढ़ के गया था। तो आई कैन शेयर विथ यू मे बी लेटर, दीज आर द थिंग्स दैट आई एम एबल टू रिकलेक्ट नाउ। सो या दैट वे आई थिंक वी आर डन विथ मोस्ट ऑफ द थिंग्स। PSU का भी मैं बोलूँ तो इंटरव्यू देखो उसका इतना मैं एक्सटेंसिव नहीं होता मेरा। अगर इंटरव्यू के बारे में बात करूँ ना थोड़ा सा, तो कोल इंडिया का मैंने इंटरव्यू दिया था। अभी कोल इंडिया का जो था, आई जस्ट क्लियर द कट ऑफ बाय 2 मार्क्स, जनरल कट ऑफ बाय 2 मार्क्स, और मेरा जो भी सिलेक्शन होना था वो प्योरली अभी इंटरव्यू के बेसिस पे था। तो आई न्यू दैट बिफोर हैंड कि मैंने जस्ट 2 मार्क्स से क्वालिफाई किया है, और उस पर रिटर्न मार्क्स मैटर करता है। आपका रिटर्न मार्क्स प्लस 10 मार्क का इंटरव्यू होता है, ओनली 10 मार्क्स। सो आई न्यू पहले से कि इंटरव्यू विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर वेदर आई विल गेट सेलेक्टेड और नॉट। और मैंने बिल्कुल चांस नहीं लिया उस वक्त। दिसंबर का महीना था, तो दिसंबर का महीना में आपको पता है फॉग होता है, स्मॉग होता है, और कोरोना का फर्स्ट वेव जस्ट ख़त्म हो गया था। तो क्या क्या करंट सिनेरियो है, क्या क्या हो रहा है, उसके बारे में सब कुछ पढ़ा था। हाउ N95 मास्क वर्क्स, राइट फ्रॉम दैट टू हाउ टू एलिमिनेट आवर स्मॉग एंड फॉग पोल्यूशन, बिकॉज कोल इंडिया ने उस वक्त पे काफ़ी सारे स्मॉग टावर्स इंस्टॉल किए थे इन एंड अराउंड दिल्ली, कोलकाता एंड ऑल। तो द वर्किंग ऑफ द स्मॉग टावर्स पूछ सकते थे। तो मैंने कैसा ना कि इंटरव्यू के लिए कुछ भी चांसेस नहीं लिए। मैंने देखा सबसे पहले कंपनी क्या कर रही है, इट्स अ महारत्ना कंपनी। वाई इट इज़ अ महारत्ना कंपनी, उनके कुछ टर्न अराउंड है, टर्न ओवर्स है जो इतने इतने करोड़ से ज़्यादा है, इसीलिए महारत्ना है। इट हैज़ इट्स ऑपरेशन इन मोर देन 1 कंट्री, एक अफ्रीकन कंट्री में भी उनका ऑपरेशन है। दैट इज़ वाई दे आर महारत्ना कंपनी। वॉट दे डू, दे मेक कोल, दे सप्लाई कोल टू द थर्मल पावर प्लांट्स, एंड दे आर नोन एज द एनर्जी कैपिटल ऑफ आवर कंट्री। और फ्यूचर प्लान क्या है, इज इंडिया गोइंग टू स्टिल डिपेंड ऑन कोल? Yes, India is still going to depend on coal at least till 2040 2050. Coal is going to be the major energy source for our country, but after that coal India बंद हो जाएगा क्या? नहीं, coal India has started investing in setting up solar wafers, solar power plants. They have partnered with some other PSUs to set up power plants. तो ये सब चीज़ है जो जनरल अवेयरनेस की चीज़ है जो आपको माइंड पे रखना है व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर PSU इंटरव्यू। और देन सेम आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर इसरो ऑल्सो एट द सेम टाइम व्हेन आई हैड गिवन कोल इंडिया इंटरव्यू। तो इसरो का इसका मैंने सेपरेट कुछ किया नहीं, जितना इसरो का पढ़ता था उससे थोड़ा सा और ज़्यादा मैं कोल इंडिया के लिए एफर्ट डाला था, बिकॉज मुझे पता है कोल इंडिया में जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन भी पूछते हैं, HR क्वेश्चन पूछते हैं। वो लोग कुछ आपको सिनेरियो देंगे कि ये कंडीशन पे ऐसा ऐसा है, व्हाट यू विल रिएक्ट टू। तो इसका सब मैं मॉक्स लेता था। तो एज सच मैंने इंटरव्यू के लिए आई लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न, सब कुछ प्रिपेयर करके जाता था। एंड जस्ट एज अ on a light note I want to tell, I had got the maximum marks in Coal India interview amongst all candidates. I had got 9.67 out of 10. I don't know why they cut my 0.33 marks also, because मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था। I had answered all the questions, and यही होता है when you are prepared completely. You can answer the questions confidently when you have idea about how this derivation works, how this law works, what is the underlying aspects of that. You can answer any question very confidently. That is what matters very much in a PSU interview, because PSU में क्या होता है, आपका मैक्सिमम ऑफ द काम जो है मैनेजरियल काम है। तो मैनेजरियल काम मतलब कॉन्फिडेंट होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। माइन्यूट डिसीजंस, मेजर डिसीजंस कैसे आप हैंडल करोगे, इट विल डिपेंड ऑन दैट। तो when you are prepared completely, now this has worked for me. When you have prepared extensively, you have done your homework extensively, you can answer any questions with a lot of confidence, and that I think was one of the reason that I got this much marks in interview. And मैंने जैसा कहा कि मेरा रिटर्न में सिर्फ 2 मार्क्स से मेरा कट ऑफ ज़्यादा था, तो मेरा चांस ही नहीं था। अगर मेरा इंटरव्यू एकदम एवरेज जाता था, I would have stand no chance to get selected in Coal India. But because I focused a lot on giving
full attention to interview preparation. I got this many marks and I could clear the cutoff. 9.67 out of 10. The average marks was around 6 marks. 6 out of 10. I had got 9.67. So this is how you have to have a different approach when you are preparing for interview. इसरो के बारे में बात करूँ तो इसरो का हिस्ट्री के बारे में देख लो. हाउ दे हैड स्टार्टेड विद SLV, दे हैड स्टार्टेड विद ASLV वॉज अ फेल्ड प्रोजेक्ट. उसके बाद वो लोग SSLV पे अभी आ रहे हैं. अभी उनका लेटेस्ट लॉन्च व्हीकल क्या है? मार्क 3 नहीं है, SSLV. उसके बाद मार्क 3 क्यों डेवलप किया था? मार्क 2 में फेलियर्स क्यों हो रहे? फिर PSLV तो वर्क हॉर्स है. क्यों वर्क हॉर्स बोलते हैं? इतना सारे उसने सक्सेसफुल मिशंस लेके गए. उसका फेलियर रेट लगेगा तो इट इज़ लेस देन 5% और 10%. तो आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए. सैटेलाइट्स क्या क्या है पूछ सकते हो. वो लोग लेटेस्ट सैटेलाइट हमने कौन सा डाला, फर्स्ट सैटेलाइट कौन सा डाला था, ये मिशन में ये जो फेलियर मिशन हो गया था उसमें हमारा कौन सा सैटेलाइट हमारा नुकसान हो गया. तो ये एक बेसिक आइडिया होना चाहिए इसरो का वर्किंग के बारे में. वाई मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इज़ यूज्ड इन विच ऑल डोमेन्स ऑफ इसरो. एक रफ आइडिया होना चाहिए, बेटर होगा. टेक्निकली पूछेंगे वो लोग मैक्सिमम, बट इसरो का ये हो सकता है कि एट दी एंड एक HR का 1-2 क्वेश्चन पूछ ले. बट आई थिंक दैट विल बी वेरी माइन्यूट क्वेश्चन एंड आई थिंक यू कैन आंसर दैट विदाउट एनी प्रायर प्रिपरेशन ऑल्सो. बट PSU के लिए थोड़ा HR का प्रिपरेशन करना इम्पोर्टेंट है. वो लोग आपको सिनेरियोज दे सकते हैं जब वेर योर रिएक्शन विल बी काउंटेड एंड दैट कैन बी डिसाइडिंग फैक्टर ऑफ योर सिलेक्शन. तो इतना था. मे बी एनी क्वेश्चंस इफ यू हैव आई कैन टेक इट. और जस्ट सम मोटिवेटिंग चीज़ अगर आपको मैं अगर कहूँ तो मेरे बैकग्राउंड के बारे में अगर कहूँ तो मैंने JEE हार्डली क्वालिफाई किया था. मुझे केमिस्ट्री का जो मेरा बोर्ड्स था वो मैंने 2 मार्क्स से पास किया था एंड आई बिलीव मुझे पास किया गया था. उतना गंदा था मेरा केमिस्ट्री, स्पेशली ऑर्गेनिक. JEE में मुझे 4 आउट ऑफ 120 मिला था केमिस्ट्री में. बस एक ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आया था, वो राइट था. उसके बाद इंजीनियरिंग में भी पूरा मतलब जोल जमाला हो गया. आई क्लियर्ड माई इंजीनियरिंग विथ ओनली 63%. आई गेस जो भी ये वीडियो देख रहे सेशन देखेंगे बाद में भी, यू ऑल हैव वेरी हाई परसेंटेज, एटलीस्ट हायर देन मी. और तो आप समझ सकते हो 63% मतलब कितना बिलो एवरेज है. बट देन आई हैड नो अदर ऑप्शंस. मुझे गेट के लिए ही प्रिपेयर करना था और मेरे पास और कोई ऑप्शंस नहीं था. गेट था, PSU की एग्ज़ाम्स थी, इसरो एग्ज़ाम था, BARC था. तो 2 साल मैं 1 साल घर पे बैठ के पढ़ाई किया. उसके बाद मैं मेडिजी गया. उसके बाद भी मेरा कुछ नहीं हुआ. उसके बाद मैंने MTech ज्वाइन किया. MTech में प्रिपरेशन किया. MTech में प्रिपरेशन करते वक्त मैंने पहले के जो भी मिस्टेक्स थे, जो जैसे मेरे मिस्टेक्स मैंने बताया कि लैक ऑफ गिविंग इनफ टेस्ट सीरीज और लैक ऑफ, मुझे शॉर्ट नोट्स बनाने का पहले से आदत नहीं था. मैं शॉर्ट नोट्स कभी नहीं बनाता था. जस्ट मैं जब भी मेरा फुल फ्लेज नोट्स बनाता था उसके सामने मैं शॉर्ट्स में अलग कलर के पेन से वो पॉइंट लिखता था, सो दैट व्हेन आई एम रिवाइजिंग इट अगेन वो पॉइंट मुझको याद रहेगा. शॉर्ट नोट्स कुछ लोग को वर्कआउट होते हैं, कुछ लोग को नहीं. आई नेवर मेड शॉर्ट नोट्स. इनफैक्ट मैं सिर्फ इंटरव्यू के टाइम पे क्वेश्चंस लिखता था. क्वेश्चंस कभी मैं आंसर्स ऐसा लिखता था, ये पेज में ये इसका आंसर है, उतना लिखता था बस. उसके बाद MTech में आई स्टार्टेड रेक्टिफाइंग दोस मिस्टेक. उसके बाद टेस्ट सीरीज बहुत सारे दिए. उसके बाद MTech में भी मेरा CGPA बहुत कम था. आई वॉज एक्चुअली लास्ट इन माई होल क्लास. बट आई न्यू माई स्ट्रेंथ लाइज इन द कंसेप्ट्स एंड गिविंग एग्जाम्स एंड टेस्ट सीरीज एंड ऑल. आई गॉट placed in a very good company, Siemens Renewables. I got the best job amongst all the whole department. Though my CGPA was the lowest in the whole department, but I cleared the written test. I cleared the interview round, technical interview. I also cleared the HR round. So I knew that my strength lies in my mechanical concepts. So I worked on that. बहुत सारे लोग मुझे बोले कि कोर कंपनीज नहीं आएगी. कोरोना का टाइम था, पीक था, कोर कंपनीज कम ही आ रही थी. नॉन कोर के लिए प्रिपेयर करो. बट आई न्यू दैट नॉन कोर के लिए प्रिपेयर करूँगा पाइथन वो मुझसे नहीं होगा. तो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग ऑन वॉट माई स्ट्रेंथ लाइड इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग. तो मैं उस पर और भी वर्क करता था कि अभी जितना है उससे और वर्क करना है. उसके बीच मैंने इसरो का एग्ज़ाम निकाला. उसके बीच में कोल इंडिया का भी रिटर्न एग्ज़ाम था. गेट दिया था. गेट वापस मेरा गंदा गया था.
जितना मेरे पहला रैंक था उससे भी मेरा कम रैंक आया, बट इसरो का निकल गया. देन आई न्यू कि इंटरव्यू आई कैन हैंडल. आई हैव डन इनफ होमवर्क एंड था कैसे तो करके निकल गया. एंड इंटरव्यू भी मेरा ठीक ठाक निकला. कोल इंडिया का इंटरव्यू मेरा बहुत अच्छा गया था, इसके लिए मुझे 9.67 मिला था आउट ऑफ 10. और इसरो का इंटरव्यू भी ठीक ठाक था. 2 क्वेश्चन थे जो मैं आंसर नहीं कर पाया, उसके कारण मेरा मार्क्स थोड़ा कम हो गया. बाकी रेस्ट एवरीथिंग वेंट वेल, स्पेशली द क्वेश्चंस दैट दे आस्क्ड इन बोर्ड आई कुड एक्सप्लेन इट वेरी वेल. दैट वाज ओनली बिकॉज वाइल प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू मैंने डेरिवेशंस अच्छे से किए थे. मुझे उसका अजम्पशंस पता था, क्या क्या अंडरलाइन अजम्पशंस है, और अच्छे से डेरिवेशन किया था. मुझे पता था कि ये पॉइंट वो लोग हाईलाइट करेंगे जब भी हम ट्रांजिएंट फ्लो इक्वेशन सॉल्व करते हैं. 1/α पैरामीटर 1/α में क्यों आता है, जो थर्मल डिफ्यूसिविटी है. थर्मल डिफ्यूसिविटी किसको सिग्निफाई करता है, तो उससे इंटर रिलेटेड क्वेश्चन जो भी था मैं सबको प्रिपेयर करता था. तो ऐसा एक अप्रोच रखोगे ना, तो आप जब प्रिपेयर कर रहे हो देखो इससे क्या क्या इंटर रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं. और वाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप ये क्यों हो रहा है, वाई अगर आप उधर मार्क करो और उसको गूगल में जाके देखो क्यों हो रहा है. ऐसा अगर आप साइड में नोट्स बनाओगे, कैन वर्क आउट वेरी वेल फॉर यू. इट वर्क फॉर मी. और आई थिंक दिस वॉज माई स्मॉल जर्नी टिल ईयर. और बस ऐसा था. I think any other questions or else I can wind up the session. Thanks for tuning in, Sujit and Prakash. And मैं जब घर पे जाऊँगा तो मेरे पास वो बुक है जहाँ पे मैंने सेपरेट मतलब एक इंटरव्यू का क्वेश्चन लिखा था जो जो इम्पोर्टेंट है. इट इज़ अनफॉर्चुनेटली एट माई हाउस. तो नेक्स्ट टाइम व्हेन आई विल गो देयर आई विल शेयर दिट विथ अजय विथ दिस अकेडमी. दे विल पोस्ट इट इन देयर ग्रुप. कैन गो थ्रू इट. ये वो इंटरव्यू क्वेश्चन है जो आपको सेपरेटली हेल्प करते हैं. मेरे पास थोड़े से है. आई कैन इफ़ पॉसिबल आई कैन शेयर स्क्रीनशॉट ऑफ दैट विथ यू. काफ़ी सारे, बट घर पे जाके मैं इसका फ़ोटो लेता हूँ. इफ़ इट्स डन देन वी कैन वाइंड अप. थैंक यू वंस अगेन फॉर ट्यूनिंग इन. विल मीट सम टाइम लेटर. थैंक यू.